जी हजरात, वेलकम बैक। वेलकम टू लेक्चर 7 ऑफ ACG F8 ऑडिट एश्योरेंस। पिछले लेक्चर 6 में हमने रिपोर्ट की एक रीडिंग की थी और हमने बेसिक्स बनाई थी कि एक ऑडिट रिपोर्ट कैसी दिखती है, कैसी होती है। हम उसी रिपोर्ट से आज के लेक्चर का आगाज कर रहे हैं। हालांकि मैंने फिर क्लैरिफाई किया था, आज मैं दोबारा क्लैरिफाई कर रहा हूं कि रिपोर्ट एज अ सेपरेट टॉपिक अभी हमने पढ़ना बाकी है। अभी हम सिर्फ रिपोर्ट का ट्रेलर देख रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। हैंडआउट का पेज नंबर 13 हमारे पास है। ये जो 2.5-3 पेज की रिपोर्ट है, दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिपोर्ट। ठीक है जी, पेज नंबर 13 अगर हम आएंगे तो लिखा हुआ स्टैंडर्ड ऑडिट रिपोर्ट, पेज नंबर 13, 14, 15 और 16। ठीक है जी, रिपीट करो। देयर आर two types of opinion: unmodified, modified, unmodified, modified। तफसील बाद में आएगी, अभी सिर्फ ट्रेलर दिखा रहा हूं। फिर कह रहा हूं टाइप्स ऑफ, अगर मैं टाइप्स ऑफ ऑडिट ओपिनियन की बात करूं तो हमारे पास देयर टू टाइप्स ऑफ ओपिनियन। एक को हम कह रहे हैं अनमॉडिफाइड और एक को हम कह रहे हैं मॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड और एक को हम कह रहे हैं मॉडिफाइड ओपिनियन। ठीक है जी सर, जरा दोनों का फर्क तो बताएं। जो हमने पिछली क्लास में रिपोर्ट पढ़ी थी और जो आज हम दोबारा रिकैप कर रहे हैं, दैट्स एन एग्जांपल ऑफ अनमॉडिफाइड। अनमॉडिफाइड में हम कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इसका मतलब है क्लीन रिपोर्ट, ऑल इज वेल रिपोर्ट। वो रिपोर्ट जिसमें कोई मसला, वो रिपोर्ट जिसमें कोई मसला, वो रिपोर्ट जिसमें हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर, वो रिपोर्ट जिसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं है, उसको हम कह रहे हैं अनमॉडिफाइड। तो फिलहाल आसानी के लिए अगर मैं इसको कह दूं क्लीन रिपोर्ट, या मैं इसको नाम दे दूं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, या मैं इसको कह दूं ऑल इज वेल, तो क्या बात समझ आती है बेटा? ठीक है जी। ऊपर लिखा हुआ भी है स्टैंडर्ड रिपोर्ट, लिखा हुआ इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट, लिखा हुआ टू द शेयर होल्डर्स। रिपोर्ट इज 99% केसेस में रिपोर्ट किसको एड्रेस करते हैं हम? शेयर होल्डर बोले तो मेंबर, शेयर होल्डर बोले तो मेंबर। ठीक है जी। फिर एक और हेडिंग आ रही है, उसमें लिखा हुआ रिपोर्ट ऑन दी ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर हेडिंग आ रही ओपिनियन। ठीक है जी, जरा गौर करेंगे थोड़ा सा। जब हम रिपोर्ट एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो ये लेक्चर वहां पर हेल्प करना चाहिए। ओपिनियन पैराग्राफ के अंदर 2 पैराग्राफ हैं। जो पहला वाला है वो स्टैंडर्ड है, जहां लिखा हुआ वी हैव ऑडिटेड, और जो सेकंड पैराग्राफ है वो असल है, जहां पर आप ओपिनियन दे रहे हैं। इन आवर ओपिनियन, ये शेयर होल्डर से हम कह रहे हैं, इन आवर ओपिनियन द कंपनी अकाउंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स और गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू। या तो गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू कह लें या कह लें प्रेजेंटेड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। ये दोनों इक्विवेलेंट टर्म्स हैं, दोनों एक बात है। या तो यूं कह लें या यूं कह लें। सर प्रैक्टिकली क्या होता है? प्रैक्टिकली हम कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी एज एट December 31, 2021 एंड ऑफ इट्स फाइनेंशियल परफॉर्मेंस एंड इट्स कैश फ्लोज। मैंने लेक्चर नंबर 1 में बताया था, मैं रिपीट कर रहा हूं कि हम जो ऑडिट ओपिनियन दे रहे होते हैं वो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर एज अ होल दे रहे होते हैं। हम किसी एक टुकड़े की बात नहीं कर रहे। मैं खाली P&L की बात नहीं कर रहा, मैं खाली बैलेंस शीट की बात नहीं कर रहा, मैं खाली कैश फ्लो की बात नहीं कर रहा, मैं नोट्स टू द अकाउंट्स की बात नहीं कर रहा। हम ओपिनियन दे रहे हैं ऑन दी अकाउंट्स टेकन एज अ, ऑन दी अकाउंट टेकन एज अ। ठीक है जी। कुछ बेसिक जुमलों पर ना आपको और मुझे इत्तेफाक करना पड़ेगा और आपको बार बार मैं रिपीट कराऊंगा। आगे चलें। फिर आ रहा है बेसिस फॉर ओपिनियन पैराग्राफ। ये जो बेसिस पैराग्राफ है, इसका तर्जुमा ये है कि भाई जो आपने ऊपर ओपिनियन दिया है उसकी बेसिस क्या है। ये जो आपने ऊपर ओपिनियन दिया इसकी बेसिस क्या है। इस वक्त आप इसके अंदर एक पैराग्राफ देख रहे हैं, जब हम तफसील में जाएंगे तो फिर रिपोर्ट में कुछ तब्दीली आएगी। ये जो आप इस वक्त रिपोर्ट देख रहे हैं ये है एग्जांपल ऑफ अ क्लीन रिपोर्ट, बोले तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन, जिसमें हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। इस पैराग्राफ का सिर्फ मैं एक जुमले पे गौर कर रहा हूं। वी बिलीव दैट द ऑडिट एविडेंस वी हैव ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ओपिनियन। अगर लेक्चर नंबर 2 और 3 याद करो, अगर तुम लेक्चर 2 और 3 याद करो, ऑडिट में 4 चीजें, जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो एविडेंस, और जो एंड में देंगे वो ऑडिट रिपोर्ट। तो ये एंड ही तो देख रहे हैं आप। एट द एंड ऑफ द डे हासिल क्या है? ऑडिट का हुसूल क्या है? जो प्रोसीजर कर रहे हो, 1.5-2 महीना क्लाइंट पर बैठे हुए हो, अकाउंट्स को वेरीफाई कर रहे हो, उसका हासिल क्या है? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है जी। जुमला दोबारा पढ़ो। वी बिलीव दैट द एविडेंस वी ऑब्टेन्ड इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ये जो सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट है, ये वर्ड कल खुलेगा लेक्चर नंबर 8 में जाके, जब हम स्टार्ट करेंगे आइजा 500। हम ऑडिट स्टार्ट करते हैं फ्रॉम आइजा 500 बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करने के बाद। ऑलवेज रिमेंबर, जितनी बेसिक स्ट्रांग होंगी उतना आगे चलने का मजा आएगा।
फिर आ रहा है की ऑडिट मैटर्स, ये IAS 701 है, ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, अभी नहीं बता रहा, अभी समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी तुम्हें समझ ही नहीं आएगा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। अदर इंफॉर्मेशन छोड़ दो, स्किप कर आगे चलें। फिर आ रहा है रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट, इसके अंदर गौर से देखेंगे, इसमें 2 पैराग्राफ है, मैं फर्स्ट पैरा की रीडिंग खुद से कर रहा हूं। मैनेजमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड फेयर प्रेजेंटेशन of the financial statements in accordance with IFRS and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the accounts that are free from material misstatement, पूरी क्लास कहो material misstatement। 3 एग्जांपल्स, पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला, कहो 3 एग्जांपल्स, पॉलिसी का मसला, ट्रीटमेंट का मसला, डिस्क्लोजर का मसला। अगर इन तीनों में से कोई एक मसले हैं या तीनों का मसाइल हैं तो वो ऑडिट की दुनिया में क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा मटीरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड के जरिए हो या वो फ्रॉड इज इंटेंशनल, एरर इज अनइंटेंशनल। फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है और एरर हो जाता है, क्या करें, ठीक है जी। इंटरनल कंट्रोल की अगर हम बात करें तो इफ यू गो बैक ऑन लेक्चर नंबर 5 और 6 मेरे ख्याल में, जहां हमने इंटरनल कंट्रोल्स की आपको 10 एग्जांपल्स लिखवाई थी, मैं दोबारा से उसको ब्रश अप कर रहा हूं। हो सकता है अच्छा ये तमाम बच्चे जो LMS पर लेक्चर देखेंगे, जिस भी शहर में जिस भी मुल्क में आप बैठे ना, कुछ बातें ना मेरी बड़ी एग्जाम फोकस बातें, मैं अभी जो आपसे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहा हूं ना, हो सकता है एग्जैक्टली यही जुमला आपको एग्जाम में लिखना पड़े, या हो सकता है यही इस तरह की बात एग्जाम के सवाल में दी हुई होगी। तो हर बात ना आपने ध्यान से सुननी है। अगले 5 मिनट में जो बातें करो ना, ये पास पेपर्स में भरी हुई है अंडर द अम्ब्रेला ऑफ टेस्ट ऑफ कंट्रोल, जो तुम्हारे एफिड के सिलेबस का एक कंपलसरी सवाल है, मेक और ब्रेक होता है। जैसे ही कैश आया बैंक में जमा हो गया, कैश इज टाइमली बैंक, क्या ये वीकनेस है, क्या ये कंट्रोल है? कंट्रोल है, वेरी गुड। बैंक रिकॉर्ड्स टाइमली बेस से बनती हैं, सिग्नेचर भी होती हैं, ये बैठी में डेटर फल है, हर बैंक रिकॉर्ड पर इनका दस्तखत है, अगर इनका दस्तखत नहीं है तो वीकनेस है, अगर आपका दस्तखत है तो ये क्या है? कंट्रोल, वेरी गुड, मुंह से कहेंगे आप, ठीक है। जैसे इंप्लॉय कंपनी में आता है वो कार्ड स्वैप करता है, ये कार्ड का स्वैप करना इज व्हाट, ये बैठी हुई पेरोल की मैनेजर, हर महीने पेरोल की शीट बनती है, किसको कितनी सैलरी देनी है और आप उस पर साइन ऑफ करती हैं। ये पेरोल शीट का बनना और तुम्हारा सिग्नेचर करना इज व्हाट, इज अ कंट्रोल। पैसा तुम रिसीव करती हो, तुम इनको ऑब्जर्व करती हो, सिग्नेचर करती हो, तुम इन डिपार्टमेंट की हेड हो, 3 लोग काम कर रहे हैं। पैसा आ रहा है, उसकी रिकॉर्डिंग, बैंक में जमा करना, उसकी रिकंसिलिएशन, पूरा एक प्रोसीजर है। ये काम एक बंदा नहीं कर रहा है, ये काम 3 बंदे कर रहे हैं। ये जो एक काम को 3 लोगों में डिवाइड कर दिया है, क्या ये कंट्रोल है, वीकनेस है? ये कंट्रोल है। कंट्रोल का नाम है सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। अगर मैं एग्जांपल दूं ACCA की, पढ़ा हम रहे हैं, पेपर कोई और ले रहा है, they have separate examiners, there must be a just like we have a council of ICAP, we have a council of ACCA जो कि रिजल्ट को अप्रूव करती होगी, फिर वो आप तक कम्युनिकेट होता है। सेग्रीगेशन इट्स कंट्रोल एज कंपेयर टू आवर लोकल यूनिवर्सिटीज, जो टीचर पढ़ा रहा है वही आली रह रहा है, वही पेपर बना रहा है, वही चेक कर रहा है, उससे बना के रख लें थोड़ा सा, वही अच्छे ग्रेड्स दे देगा आपको। ये प्रोफेशनल एग्जाम नहीं है, इसीलिए प्रोफेशनल एग्जाम्स आर टफ। व्हाई? पढ़ाने वाला कोई और है, पेपर बनाने वाला कोई और है, चेक करने वाला कोई और है, उसको रिव्यू करने वाला कोई और है, रिजल्ट को अप्रूव करने वाला कोई और है। सर ये पास करें तो लेवल है ना बॉस, तभी तो फर्क है ना यार। एकेडमिक क्वालिफिकेशन में और प्रोफेशनल में फर्क है भाई, ठीक है जी। तो हमारी जो क्वालिफिकेशन है वो एकेडमिक नहीं है, इट्स अ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, ठीक है। हम बात कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल्स की। माल फैक्ट्री में आ रहा है, आपने ऐसी लगा दी उसको असेंबली लाइन के अंदर। जितने आपके कराची में ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं, लाहौर में, इस्लामाबाद, जो भी आपके ब्रांडेड रेस्टोरेंट्स हैं, चले कराची में ले लें, एग्जांपल ले लें आप, कबाबजीज ले लें आप, कुलाची ले लें आप, ठीक है जी, जिनसॉय ले लें आप, और बड़े ब्रांड्स ले लें आप। रोजाना की बेस पे जब रॉ मटेरियल आता है, सब्जी, तरकारी, गोश्त, चिकन, जो भी आ रहा है, सर वो ऐसे ही पकवान में या पतीले में नहीं चला जाता, उसकी इंस्पेक्शन होती है भाईजान। एक एक सब्जी को देखेंगे, टमाटर सही है कि नहीं है, शिमला मिर्च सही है कि नहीं है। अब ये बातें कितनी अजीब सी लग रही, सर साजिद जो है ना ऑडिट में शिमला मिर्च की बातें कर रहे हैं। भाई ये कंट्रोल है। एक ब्रांडेड रेस्टोरेंट में आप अगर गौर करें, कभी अगर आपने मास्टर शेफ देखा हो, द वे यू सर्व द फूड, आई लव कुकिंग, आई डोंट कुक बट वंस जब जिंदगी में टाइम मिलेगा तो आई विल कुक। किसके लिए? ये एक सस्पेंस है, ठीक है। असल जो पैसे हैं वो प्रेजेंटेशन के हैं। 2 तरीके हैं स्टेक देने के,
और एक तरीका आप उसको प्रॉपर डेकोर करें और उस पर सॉस लगाएं और जने साथ में क्या बोलते हैं साइड लाइनर्स जो उसके होते हैं, हाउ यू सर्व इट। इसका मतलब है भाई वो पूरे एक प्रोसेस से गुजरा हुआ है, फिर आपके सामने आ रहा है, इट्स अ कंट्रोल। तो अगर एक बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है लाइक ब्रुक्स फार्मा है, गेट्स फार्मा है, एबट लेबोरेटरीज है, रैकेट बेनकीजर है, आपकी रैकेट तो इज अ एफएमसीजी प्रोडक्ट, कोई और ब्रांड बताएं मुझे जी, रॉश फार्मा, दवाइयां, फाइजर है जी, दवाइयों का केमिकल आ रहा है, उसकी इंस्पेक्शन हो रही है, फिर वो जा रहा है अंदर, बगैर इंस्पेक्शन के चला गया, इट्स लाइक अ क्राइम इन द कंपनी, ये आपने एसओपी वायलेट किया हमारा। तो जैसे ही गुड्स फैक्ट्री में आ रहे हैं उसकी जो इंस्पेक्शन हो रही है, द पॉइंट इज दैट इंस्पेक्शन इज व्हाट, इट्स एन इंटरनल कंट्रोल। आर वी ऑल फोकस्ड? आई कांटेक्ट करें, आंखों में आंखें डाला करें मेरी, शेर की तरह। माल फैक्ट्री से बाहर निकला, क्या बनेगा? गेट पास। माल फैक्ट्री में क्या बनेगा? जीआरएन। ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये नहीं बनेंगे तो लूप होल है। ये तुम्हारा मेरा घर नहीं है जहां सामान आ रहा है और जा रहा है। इतवार के दिन साकिब ने कहा, साकिब की अम्मी ने कहा, बेटा वो ऊपर स्टोर में सामान पड़ा हुआ है, जरा बुलाओ किसी कबाड़ी को। साकिब भाई ने घर का सामान बेच दिया 1000 का, अम्मी को 900 पता है, 100 रुपए जेब में मार लिया। ये बात घर में रह गई। साकिब भाई कह रहा है इजी लोड कराना है उसको, ठीक है जी करा के दे दे भाई, मेंटेन कर ले, तू कर सकता है कर ले मेंटेन भाई। लेकिन अगर यही सामान सीमेंस पाकिस्तान में बेचना है, ऐसे नहीं बेच सकते। अप्रूवल होगी मैनेजमेंट की, जी आप लाखों रुपए का रद्दी बेच रहे हैं जिसमें वो कॉपर भी है और स्टील भी है, फला भी है, अप्रूवल आएगी, फिर अखबार में ऐड देंगे, टेंडर नोटिस, जी हमारा फला सामान अवेलेबल है, पूरा प्रोसीजर होगा, फिर पार्टी इंस्पेक्शन करेगी, पार्टी को माल पसंद आ गया, गेट पास बनेगा, पेमेंट आएगी, बैंक में जो है ना वो चेक काट के देंगे, वाउचर बनेगा उसका। देयर आर मल्टीपल स्टेप्स। सीमेंस ने अपना सामान, अपना स्क्रैप बेचा है तो पेमेंट आएगी, वो चेक आएगा जो है ना, उसका वाउचर, रिसीट वाउचर बनेगा, वो बैंक में जमा होगा, फिर कोई इसको जो है ना वो वेरीफाई कर रहा होगा, उसकी रिकॉर्ड में वेरिफिकेशन होगी। देयर इज अ प्रोसेस। इसका मतलब है अगर कंपनी में ये सारे डॉक्यूमेंट्स ना बने, ये सारी ऑथराइजेशंस ना हो, ये अप्रूवल्स ना हो, तो क्या होगा मरियम? रिस्क ऑफ थ्रेट बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो ये बात हम कहां से चले? हम रिपोर्ट से चले कि भाई ये कंट्रोल की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, ये किसकी है? ये मैनेजमेंट की है। 12 महीने कंपनी कौन चला रहा है? मैं या मैनेजमेंट? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट 12 महीने कौन देख रहा है? मैनेजमेंट। हमारा काम नहीं है। हमारा काम है ईयर एंड के बाद जाकर ऑडिट करना, जिसकी बेस पर हम क्या दे रहे हैं? ऑडिट रिपोर्ट। जिसमें हम क्या दे रहे हैं? ऑडिट ओपिनियन। जिसकी वर्डिंग क्या है? अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड इंटरेस्ट लेके पढ़े, अपने जज्बात लगाए इसके अंदर कि हो सकता है साल भर बाद, 1.5 साल बाद, 6 महीने बाद आप ऑडिट फर्म में काम कर रहे हैं, आपको एक एक लफ्ज समझ आना चाहिए। और अगर आपको इंटर्नशिप कर रहे हैं किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, तो आपको पता चले कि एसके ने क्लास में क्या कहा था। आप या तो टेबल के उस तरफ होंगे, टेबल की इस तरफ होंगे। अगर आप कंपनी के फाइनेंस में हैं तो आप टेबल की इस तरफ हैं, और अगर आप ऑडिट कर रहे हैं तो आप टेबल के उस तरफ है। दोनों तरफ का पता होना चाहिए बॉस। ठीक है जी, आगे चलें जी। ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज। फिर क्या आ रहा है हमारे पास? मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर इस रिपोर्ट में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है तो वो क्या है? वो है ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज फॉर दी ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रिपीट कर रहा हूं, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सर ये रिपोर्ट में क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं ताकि कोई एक्सपेक्टेशन गैप ना रहे। सर साजिद ने अब तक ये क्लियर नहीं किया कि वो क्लास में रिवीजन कराएंगे नहीं कराएंगे। आप शशो पंज में है, ये टेंशन में आ गई, पता नहीं रिवाइज कराएंगे, अगर कराएंगे तो कह देना, दिल में क्यों रख के बैठे हुए? ये कह रहा पता नहीं क्या बात है, ये परेशान है, पता नहीं पास पेपर कराएंगे नहीं कराएंगे। पहली क्लास में बता दिया, हर क्लास में रिवीजन कराऊंगा, ड्राफ्टिंग कराऊंगा, समरीज दूंगा, क्लास में पेपर कराऊंगा। हाँ अब सुकून आया, अल्लाह तेरा शुक्र है जी, कुछ बेहतर फील हुआ, सुकून आया। तो बस ये रिपोर्ट में क्यों लिख रहे हैं? ताकि शेयर होल्डर को सुकून और इत्मीनान कल्ब नसीब हो जाए। सर अब यहां से साकिब भाई आप पढ़ेंगे। आज थोड़ा बालों का स्टाइल चेंज है, अजीब से आगे लेटे पड़े में। बहरहाल उम्मीद है कि आपकी जिंदगी में सब खैरियत है। जो भी आपके मसाइल हैं अल्लाह उसमें आसानी फरमाए, कहें आमीन। जी साकिब स्टार्ट करें। कौन सा एश्योरेंस? ठीक है आगे चलें। फ्रॉड और एरर का डिस्कशन आ रहा है आइजा 240 के अंदर। फ्रॉड और एरर का डिस्कशन आएगा आइजा 240 के अंदर। आगे चलो। And to issue an auditor's report that includes our opinion, reasonable assurance is high level assurance, but it is not गारंटी। हमारा ओपिनियन कोई गारंटी, हमारा इस रिपोर्ट पर साइन करना और ये कहना कि अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे, ये कोई गारंटी, क्योंकि हम गारंटी
हम गारंटी नहीं दे सकते, मुंह से कहना है आपने। आगे चलें भाई। Guarantee that an audit conducted in accordance with ISOs will always detect a material misstatement when it जी, हम हर गलती नहीं पकड़ सकते। हो सकता है हमारे ऑडिट साइन करने के बाद, हमारी रिपोर्ट साइन करने के बाद, हमारे ऑडिट खत्म होने के बाद, 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद हो सकता है कि कोई गलती हाईलाइट हो जाए। जरूरी नहीं कि हम उसके जिम्मेदार, क्योंकि हमने तो ऑडिट किया ही सैंपल बेस पर था और हमें तो पता ही है देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन। हमारा ओपिनियन कोई गारंटी आपको तो पता ही है। आगे चलें जी। Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if individually or in aggregate they could reasonably be expected to influence the economic decision of the users taken on the basis of these financial statements. ये जो 1.5 लाइन में इस बंद में शायर कह रहे हैं कुछ, ये हम आगे पढ़ेंगे आयजा 320 में। ये कह रही सर इस बंद में शायर क्या कह रहे हैं? बेटा शायर कुछ गहरी गहरी बातें करके निकल गए। तो इस बंद में जो शेर की तशरीह है वो हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे आयजा 320 में 320, जहां पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। आगे चलो। As part of an audit in accordance with ISOs, we exercise professional judgment. प्रोफेशनल जजमेंट। सर ताजिद ने कहा था जब ऑडिट पे जाएंगे बटन ऑन करेंगे, जैसे ही बटन ऑन करेंगे तो 2 एंटीने निकल आएंगे। एक एंटीना जजमेंट का है और एक एंटीना, अगर ये तेरे एंटीने खराब हैं, उस पे जंग लगा हुआ है, वो टेढ़े हो गए हैं, इसका मतलब है फिर सिग्नल कैच, फिर हमारा ऑडिट क्या हो जाएगा? ऑडिट में रिस्क बढ़ जाएगा। ऑडिट विल बिकम मोर रिस्की। घर में दावत चल रही है, बहन भाभी अम्मी किचन में लगी हुई हैं, लेकिन एंड में कुछ चीजें उल्टी पुल्टी हो गई, नमक मसाला आगे पीछे हो गया, अम्मी की जजमेंट फेल हो गई और वो टेबल पे आ गया। मेहमानों के एहतजाज का और मुंह बनाने का रिस्क क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। लिहाजा अम्मी ने ये देखना है कि सारी चीजें वो नई नवेली बहू जो एसी से क्वालिफाइड है और भाभी जो कि एमबीए क्वालिफाइड है, उस पे आपने रिलाय नहीं करना। मॉम जो हमारे अम्मी है, उनको अपनी जजमेंट और स्केप्टिज्म को हाई अलर्ट पे रखना पड़ेगा। उसी तरह हमें भी दौरान ऑडिट जागना पड़ेगा और होशो हवास में रहना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मेरे सामने से 2 नंबर प्रोविजन जा रहा है, वो मुझे हाय करे, मैंने कहा हाय अल्लाह हाफिज़, चला गया, और वो भागता भागता कहां चला गया? अकाउंट्स में चला गया। और हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, अंतर मंतर कली कलंदर अकाउंट्स आर निकाल दी रिपोर्ट आपने। सर आपने भंड मार दिया। अगर कल को ये अकाउंट्स आपके सामने आ गए और अगर ये साबित हो गया कि जी ये प्रोविजन आपने वेरीफाई नहीं किया, तो यकीन करें जो बेइज्जती होगी ना वो किसी की सोच है। लिहाजा जजमेंट और स्केप्टिज्म हैव टू बी एक्सरसाइज एट ऑल टाइम्स, स्टार्ट ऑफ द ऑडिट, ड्यूरिंग द ऑडिट और एट दी। आगे चलें जी। फिर आ रहा है वी ऑल्सो, ठीक है। अब उसके बाद 3 पैराग्राफ है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। ये हम ऑलरेडी पैराग्राफ्स जो है वो 2 पैरा हमने पढ़े थे इस सेशन के अंदर। मैं फिर कह रहा हूं पैरा नंबर 3, पैरा नंबर 4 और पैरा नंबर 5। और उसके बाद के 3 पैराग्राफ हम आज नहीं पढ़े, क्योंकि हमारा एजेंडा इस लेक्चर में रिपोर्ट को एज अ कंप्लीट टॉपिक पढ़ना नहीं है। ये सिर्फ मैं आपको ट्रेलर दिखा रहा हूं, एक इंट्रो दे रहा हूं कि भाई जो रिपोर्ट होती है जिसमें ओपिनियन देते हैं वो कैसा दिखता है और उसकी वर्डिंग्स क्या होती है। तो हम सिर्फ 2 पॉइंट पढ़ लेंगे, मैं खुद पढ़ रहा हूं। वी ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड असेस, हमारी बात हो रही है। वी आइडेंटिफाई एंड असेस द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट इन द अकाउंट्स वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, चाहे फ्रॉड के जरिए या एरर के जरिए। फिर हम प्रोसीजर डिजाइन करते हैं, डिजाइन एंड परफॉर्म, डिजाइन भी करते हैं और हम प्रोसीजर परफॉर्म भी करते हैं। सर प्रोसीजर परफॉर्म से क्या मतलब है? कैश काउंटिंग करेंगे, इन्वेंट्री जाकर वेरीफाई करेंगे, पेमेंट वाउचर देखेंगे, बैंक स्टेटमेंट देखेंगे, बैंक रिकॉर्ड देखेंगे, सेल्स परचेज के सपोर्टिंग कागज देखेंगे। ये जो हम कर रहे हैं ये प्रोसीजर है। मजीद डिस्कशन होगा लेक्चर नंबर 8 के अंदर, जहां हम पढ़ेंगे आइजा 500, ठीक है जी, जो कि नेक्स्ट लेक्चर हमारा है। डिजाइन एंड परफॉर्म ऑडिट प्रोसीजर रिस्पॉन्सिव टू दोस रिस्क, जब रिस्क होगा तो फिर अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्ड भी करना पड़ेगा। जब 1 ओवर में 40 रन बच जाएंगे तो फिर आपको अकॉर्डिंगली शॉट्स खेलने पड़ेंगे, ठीक है जी। एंड ऑब्टेन एविडेंस दैट इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। सर ये बार बार आ रहा है सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, तो ये भी कल के लेक्चर में देख लेंगे जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर है। सफिशिएंट क्या है, अप्रोप्रिएट क्या है, ये मौजू है जनाब आइजा 500 का, जो कि ऑडिट की स्पाइनल कॉर्ड है। नेक्स्ट लेक्चर में आ रहा है।
to provide a basis for our opinion. आगे चलें. The risk of not detecting a multiple statement resulting from fraud is higher. हम फ्रॉड की वजह से गलती नहीं पकड़ पाएंगे. क्यों? क्योंकि अकाउंट्स में फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड को छुपाया होगा. जब तुम 2 नंबरी करके उस पर चेपियां लगाओगे नजर नहीं आएंगी. जब तुम उस पर टेप लगा दोगे तो वो छुप जाएगा. इसका मतलब है अकाउंट्स में जानबूझ के किए जाने वाला जख्म नजर ही नहीं आ रहा. सेल्स 2 नंबर है, परचेज 2 नंबर है, लाइबिलिटीज गायब कर दी है, जाली खर्चे डाल दिए, जो रिसीवेबल दिखा रहे हैं वो सारे फेक हैं. अगर तो पूरी मैनेजमेंट मिली हुई है, कल्यूजन हुआ है, तो फिर इसको पकड़ना मुश्किल होगा. क्यों? क्योंकि फ्रॉड करने वाले ने फ्रॉड सामने नहीं रखा होगा. उसने फ्रॉड क्या किया होगा? कंसील किया होगा. भाईजान क्या वर्ड है? बहुत शुक्रिया आपने बोला. द रिस्क ऑफ नॉट डिटेक्टिंग अ मल्टीपल स्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रॉड इज हायर देन रिजल्टिंग फ्रॉम एरर. क्यों? एज फ्रॉड में इन्वॉल्व कल्यूजन, फ्रॉडरी, इंटेंशनल ओमिशन, मिसरिप्रेजेंटेशन और द ओवरराइड ऑफ. ये सर कौन है? ये सब कौन लोग हैं? ये फ्रॉड की बहनें हैं. ये सारी फ्रॉड की एग्जांपल्स हैं. आगे चलें. वी आल्सो ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल रेलेवेंट टू द ऑडिट in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances but not for the purpose of क्या? But not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the company's control. हम internal control की understanding लेते हैं ताकि रिस्क को असेस करके अकॉर्डिंगली प्रोसीजर कर सके. हमारा मकसद इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देना नहीं है. हम इंटरनल कंट्रोल पर ओपिनियन देने नहीं है. मैंने क्लास में F7 का गाइड कर दिया, मैंने SBL का गाइड कर दिया, मैंने F9 के वैक की बात कर ली, लेकिन मैं इन सब्जेक्ट्स का जिम्मेदार नहीं हूं. मैं F8 पढ़ा के समझाने का, उसकी प्रैक्टिस कराने का जिम्मेदार हूं. आगे चले जी. बट नॉट फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्रेसिंग एन ओपिनियन ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ कंपनीज इंटरनल कंट्रोल. फिर आ रहा है पॉइंट नंबर 3 छोड़ दें, पॉइंट नंबर 4 छोड़ दें, पॉइंट नंबर 5 छोड़ दें, और उसके बाद के 3 पैराग्राफ भी छोड़ दें. फिर हेडिंग आ रही है रिपोर्ट ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट. सर ये हेडिंग क्या है और उसकी 2.5 लाइन में क्या दिया हुआ है? जब रिपोर्ट एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर मैं बात करूंगा. कुछ समझ आ रहा है भाई? क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? ठीक है. ये कौन सी एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं उसमें से? अनमोडिफाइड. अब जहन में सवाल चल रहा है मॉडिफाइड क्या होगा, अगर ट्रू एंड फेयर व्यू ना हो तो क्या होगा, तो उसकी वर्डिंग क्या होगी? पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. जब रिपोर्ट एज ए टॉपिक पढ़ेंगे तो फिर बात करेंगे, तफसील में बात करेंगे, एंजॉय करेंगे आपके साथ. फिर आ रहा है नेम ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर. ये वो शख्स है ऑडिट फर्म में, ये वो बंदा है जो अल्टीमेटली उस पूरे ऑडिट का जिम्मेदार है. अगर मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, एक पार्टनर है साजिद कपाडिया, एक पार्टनर है लेट्स से जी अरसान खालिद साहब, एक पार्टनर आरिफ नजीर, और अगर मैं पीएसओ को ऑडिट कर रहा हूं और जब पीएसओ की रिपोर्ट साइन होगी तो मैं वो बंदा हूंगा जो रिपोर्ट साइन कर रहा हूंगा, तो मेरा उस रिपोर्ट में नाम आएगा क्योंकि मैं उस ऑडिट का जिम्मेदार हूं. ऑडिट फर्म में जॉब इंचार्ज, सुपरवाइजर, सीनियर, डायरेक्टर, सीनियर मैनेजर ये रिपोर्ट साइन नहीं कर सकते. कौन साइन कर रहा है भाई? जवाब ने रिस्पॉन्स क्या करें? सिग्नेचर इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम ऑफ द ऑर्डर और बोथ एज अप्रोप्रिएट. EY में लेट्स से 35 पार्टनर्स हैं, AFF में 40 पार्टनर्स है, कराची लॉ इस्लामाबाद की बात हो रही है. A साइन करे, B साइन करे, C साइन करे, D साइन करे, मैडम E साइन करे, मैडम F साइन करे, भाई H साइन करे. द रिपोर्ट विल बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म अर्न्स्ट एंड यंग या F फर्गुसन्स. लेकिन अगर मैं सोल पार्टनर हूं या ये सोल पार्टनर है साजिद एंड को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, तो जब रिपोर्ट साइन होगी तो वहां भी साजिद एंड को आएगा और जो एंगेजमेंट पार्टनर है वहां भी साजिद कपाडिया का नाम आएगा. द रिपोर्ट कैन बी साइंड इन द नेम ऑफ द फर्म और द पर्सनल नेम एज द केस मे बी. ठीक है जी. फिर आ रहा है ऑडिट एड्रेस, कराची ऑफिस, लाहौर ऑफिस, इस्लामाबाद ऑफिस. जिस भी दफ्तर ने उस ऑडिट की जिम्मेदारी ली है उस दफ्तर का यहां पर जिक्र आ जाएगा. डेट ऑफ रिपोर्ट, ये वो डेट है जब हमने अल्टीमेटली रिपोर्ट साइन की है. हजरात ये हमने मुकम्मल किया डिस्कशन. ये हमने लेक्चर जो हमारा 6 था हमने उसमें भी इस पर बात की थी, लेकिन आज मैंने इस लेक्चर में दोबारा रिपोर्ट को एक बार टच किया है ताकि जो कंफ्यूजन छोटी मोटी है वो कवर हो जाए. इसके बावजूद भी मैं फिर कह रहा हूं, फिर क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ये रिपोर्ट एज अ सेपरेट टॉपिक नहीं पढ़ा है. जब एज अ सेपरेट टॉपिक स्टार्ट करेंगे तो ये रिपोर्ट दोबारा पढ़ रहे होंगे विद सम मोर एक्सप्लेनेशन. तो अगर 3-4% किसी को लग रहा है यार मैं भी कहीं लॉस्ट हूं, तो आप लॉस्ट मत हो. जहां भी आप हैं वहीं से आपका हाथ थाम के तो हम आपको आगे लेके चलेंगे. कब? जब हम रिपोर्ट एज अ मुकम्मल टॉपिक पढ़ रहे होंगे. लेट्स मूव फॉरवर्ड.
एक और कॉन्सेप्ट है जी, एक और कॉन्सेप्ट देता हूं, ठीक है जी। एक वर्ड है ऑडिट डिलीवरेबल्स, ऑडिट डिलीवरेबल्स, ठीक है जी। ऑडिट जब खत्म हो जाएगा तो आप अल्टीमेटली मैनेजमेंट को क्या दे रहे होंगे? डिलीवरेबल। आप जैसे ही किसी अच्छे चाइनीज रेस्टोरेंट पहुंचे, अभी आपने सूप को ऑर्डर दिया है, तो टेबल पर पहला डिलीवर आएगा क्रैकर्स। क्या आएंगे जी? फिश क्रैकर्स, बोले तो पापड़, ठीक है जी। फिर सूप आएगा, साथ में उसकी सॉसेज आएंगी, है जी। फिर जनाब और जो आपने मेन कोर्स ऑर्डर किया हुआ है, फिर आपने डेजर्ट मंगाया हुआ है। अब इसका मतलब है ये टोटल जो आपकी टेबल पर आया वो था रेस्टोरेंट का डिलीवरेबल, जिसके लिए आप आए हुए हैं फोड़ने के लिए, ठीक है। इसी तरह ऑडिट के आखिर में देयर आर टू मेन डिलीवरेबल्स, एक वो और एक ये। एक वो कौन? साकिब जी, मैं क्या कह रहा हूं? कैन समबडी एक्सप्लेन मैं क्या बात कर रहा हूं? क्या वर्ड लिखा हुआ है? क्या मतलब है इसका? क्या काम है? व्हाट इज ऑडिट डिलीवरेबल? हजरात बात मैं कर रहा हूं ऑडिट डिलीवरेबल की। इसका मतलब यह है कि ऑडिट के आखिर में मैनेजमेंट को या शेयर होल्डर्स को हम क्या देंगे? तो एक हम देते हैं ऑडिट रिपोर्ट, क्या देते हैं भाई? और एक हम देते हैं, मैं नहीं बता रहा क्या, मैं नहीं बता रहा। हम जब क्लाइंट पर ऑडिट करने जाते हैं तो जिस तरह आप अगर किसी के घर कभी जाएं, अब उसने आपको ड्राइंग रूम में बिठाया हुआ है, फिर आपको घर भी दिखाया, मतलब पूरा उसने दिल खोल दिया अपना, है। अब जब उसने दिल खोला, अब आप उसके घर में सफर कर रहे हैं, उन्होंने कहा ये हमारा बेडरूम है, ये लाउंज है, ये किचन है। अब आप साथ साथ ऑब्जर्व भी कर रहे हैं, उल्टे कपड़े वहां पड़े हुए हैं, बच्चों के खिलौने टेबल पर पड़े हुए हैं, आपको लग रहा है यार अजीब सा घर मैसअप हुआ हुआ है। क्या उसने आपको घर का मैसअप एक्सक्लूसिवली दिखाया है या आपकी नजरों में आ गया है? ठीक है, गुड, समझ गया। चीजें ही नहीं आप लोग। जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा कहां? क्लाइंट। तो आपने अपना जीएल भी खोल दिया, अपना ट्रायल भी खोल दिया, सारे कागज भी खोल दिए, और हम आपके सिस्टम को देख रहे हैं। मैं ऑडिट कर रहा हूं, मैं रास्ते में क्लाइंट पे दफ्तर में गुजर रहा हूं और आपके लोग काम कर रहे हैं। जब मैं 2002 में पहली बार जब मैं पीएसओ, जो कि हमारे मुल्क का एक ब्लू चिप कंपनी है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट दैट वी हैव, जब मेरी वहां पोस्टिंग थी तो हम 6ठे फ्लोर पे थे और हमारा एक कमरा था जहां हमारी पूरी टीम बैठी हुई थी। बाहर लिखा हुआ एक्सटर्नल ऑडिटर्स डू नॉट एंटर विदाउट परमिशन। सर ऐसा आप लोग क्या कर रहे थे? ऑडिट, ठीक है, बहरहाल। अब जब उस कमरे से बाहर निकले तो पीएसओ का अपना माहौल, तो लाइन से क्यों भी लोग अपना काम कर रहे हैं, कोई चाय पी रहा है, कोई फोन पर है, कोई किसी के बजा रहा है, किसी के बज रही है, एक हिसाब किताब चल रहा है और हम गुजर रहे हैं। अब जब मैं वहां से गुजर रहा हूं तो मुझे नजर आ रहा है कि क्या हो रहा है। आई कैन ऑब्जर्व, मेरे में कॉमन सेंस है भाई, मैं ऑर्डर बनने जा रहा हूं, मुझे जजमेंट और स्केप्टिसिज्म को अलर्ट पे रखना है। अब मुझे बहुत सारे मसाइल दिखे, चलो कुछ मसाइल तो ऐसे जिनका ताल्लुक ऑडिट से नहीं है, लेकिन मिसाल के तौर पे अगर मैं एचआर वाले बंदे के पास हूं और मैं पेरोल की फाइल देख रहा हूं, या मैं सेल्स वाले बंदे के साथ हूं, मैं सपोर्टिंग कागज देख रहा हूं, या मैं उनके डिपार्टमेंट के हेड से बात कर रहा हूं, तो आई फेल्ट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। आपका कैश इंश्योर्ड नहीं है, आप कैश रिकंसाइल नहीं करते, आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अप्रूव्ड हैं, कभी नहीं है, कभी सिग्नेचर है, कभी नहीं है, कभी 3 साइन है, कभी 4 साइन है, कभी कोई साइन ही नहीं है। इन्वेंट्री आ रही है, जा रही है, कभी डॉक्यूमेंटेशन है, कभी नहीं है। बैंक रिकवर बना तो रहे हैं, कभी साइन है, कभी नहीं है। माल परचेस कर रहे हैं आप, कभी उस वेंडर से लिया, कभी उस वेंडर से लिया, आपके पास को अप्रूव्ड वेंडर भी नहीं है। ब्ला 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 डॉट डॉट डॉट। देयर आर मल्टीपल डैश वीकनेसेस। डैश भर दें। देयर आर मल्टीपल डैश वीक। कौन डैश भरेगा? इंटरनल। वेरी गुड, सिंपल है भाई। देयर आर मल्टीपल व्हाट? इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस जो हमने ऑब्जर्व की, और हम ये समझते हैं कि ये मैनेजमेंट को बताना जरूरी है। क्लाइंट हमसे एक्सपेक्ट करता है कि आप इस किस्म की वीकनेस भी हमें बताएं। इन तमाम वीकनेस को ऑडिट के दौरान मैं गैदर करता गया, मैं जमा करता गया, और आखिर में रिपोर्ट साइन करने के बाद एक 50 पेज का पलंदा बन गया। मैंने कहा मैनेजमेंट ये लें आप, दिस डॉक्यूमेंट इज एड्रेस टू बीओडी, दिस डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल वीकनेस रिपोर्ट, दिस इज कॉल्ड इंटरनल कंट्रोल वीकनेस लेटर। इसको ऑडिट की दुनिया में हम कहते हैं मैनेजमेंट लेटर। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम कहते हैं मैनेजमेंट लेटर, और इसको बहुत सारे कंट्रीज के अंदर मैनेजमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। मैनेजमेंट रिपोर्ट भी कहा जाता है। सर इसमें क्या है? इसमें वो तमाम वीकनेसेस हैं, इसमें वो
तमाम वीकनेसेस हैं, इंटरनल कंट्रोल की वीकनेसेस हैं जो आपने दौराने ऑडिट ऑब्जर्व की, और हम ये समझते हैं कि ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है और इनका मैनेजमेंट की नॉलेज में लाना जरूरी है। लिहाजा जब ऑडिट खत्म हो जाएगा तो ऑडिट खत्म होने के बाद रिपोर्ट साइन करने के बाद हम मैनेजमेंट को स्पेसिफिकली बीओडी को एक कवरिंग लेटर के साथ ये एमएल प्रोवाइड कर देंगे। ये जो मैनेजमेंट लेटर है ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, ये पब्लिक या शेयर होल्डर्स के लिए नहीं है, इट इज ओनली फॉर मैनेजमेंट इंटरनल यूज। एज पर वेरियस कॉर्पोरेट गवर्नेंस कोड्स ऑफ रिस्पेक्टिव कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज में ये लिस्टेड कंपनी के केस में मैंडेटरी है, पाकिस्तान में भी मैंडेटरी है ये। हर वो कंपनी कराची में, लाहौर में, इस्लामाबाद में जो लिस्टेड है उनके ऑडिटर्स के लिए ये मैंडेटरी है, उनके ऑडिटर्स के लिए मैंडेटरी है कि आपने ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के एक्स नंबर ऑफ डेज के अंदर ये एमएल आपने मैनेजमेंट को देना है। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। और ये डॉक्यूमेंट पब्लिकली अवेलेबल नहीं होगा क्योंकि ये पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। सर अगर आप थोड़ा सा और बता दें कि ये एमएल होता कैसे, तो इफ आई कैन जस्ट गिव यू एन आइडिया। एक इसका होता है कवरिंग लेटर, जो हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। कवरिंग लेटर में आप बता रहे हैं कि हमने दौरान ऑडिट ये वीकनेसेस देखी और हम आपकी नॉलेज में लेके आ रहे हैं, ब्ला ब्ला ब्ला। और अगर हमने मजीद कोई काम किया होता, हमने मजीद वीकनेस देखी होती, और हम इस पर कोई ओपिनियन नहीं दे रहे क्योंकि हमने वीकनेस आइडेंटिफाई करने का असाइनमेंट नहीं किया, हम तो ऑडिट करने आए थे। ये तो वो वीकनेस है जो हमने ऑडिट के दौरान ऑब्जर्व किए और हम ये समझते हैं मैनेजमेंट की आपकी नॉलेज में लाना जरूरी है। ठीक है, काइंड रिगार्ड्स एक्सटर्नल ऑडिटर। उसके बाद होगा उसके एनेक्जर। उस एनेक्जर में क्या होगा जरा देखिएगा। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ठीक है, आपने पिक करना है। सबसे पहले आप बताएंगे वो वीकनेस क्या है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ वीकनेस। नंबर 2 उसका इंपैक्ट या कॉन्सिक्वेंस। फिर आपने मैनेजमेंट के कमेंट्स लेने, मैनेजमेंट कमेंट्स, फिर हमारी रिकमेंडेशन, आवर रिकमेंडेशन। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा और हम आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि ये हमारे सब्जेक्ट में इसकी लॉजिक है, ये कोई कोर एरिया नहीं है। ठीक है, दौराने ऑडिट हमने ऑब्जर्व किया कि आप परचेज ऑर्डर्स नहीं बनाते हैं और आपका परचेज करने का कोई फॉर्मल तरीकेकार नहीं है, कच्ची रसीदों पर हम माल परचेज कर लेते हैं। ये वीकनेस है। इससे क्या होगा? एज अ रिजल्ट ऑफ दिस देयर विल बी फ्रॉजरी। The company would be purchasing those goods which are not required, or might be purchasing goods at a higher price and might not be for business or official purpose। ठीक है जी, ये हमने क्या बताया उसका इम्पैक्ट। मैनेजमेंट कमेंट्स, अब ये जब हमने वीकनेस हाईलाइट की होगी तो हम उस डिपार्टमेंट के बंदे के पास गए होंगे जो इसका इंचार्ज होगा परचेस का, और उसने कहा हाँ जी ये हुआ है हमसे और आप सही कह रहे हैं और हमसे ये भंड हुआ है क्योंकि साल में 365 दिन बड़ा प्रेशर था, तो लॉट ऑफ टाइम वी कुड नॉट हैव अ फॉर्मल पीओ एंड वी ऑथराइज द परचेज ऑन नॉर्मल सिंगल पीस ऑफ पेपर एंड समटाइम्स द सिग्नेचर वाज नॉट एज पर द मैंडेट ऑफ द कंपनी। ये हमसे हुआ है। वो यहां का जज्बात, मैनेजमेंट कमेंट्स। फिर आखिर में आएगा आवर रिकमेंडेशन। हम मैनेजमेंट को क्या रिकमेंड कर रहे हैं? हम मैनेजमेंट को ये रिकमेंडेशन दे रहे हैं कि देयर मस्ट बी अ फॉर्मल परचेज ऑर्डर सिस्टम बाय विच ऑल परचेजेस ऑफ हैविंग वैल्यू दिस टू दिस अमाउंट, ऑल परचेजेस शुड बी डन और कंडक्टेड और मेड वाया फॉर्मल परचेज ऑर्डर साइंड बाय रिस्पेक्टिव या रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल और एज पर द सिग्नेचर मैंडेट ऑफ द कंपनी। ये एक पॉइंट खत्म हो गया। ये कितनी हेडिंग्स है? ये एक पॉइंट की है। आपने 50 पॉइंट निकाले हैं तो कितनी हेडिंग हो गई? 50 × 4 कर लें। अब ये कागज 50 पेज का आ रहा है। ये 50 पेज का कागज प्रॉपर बाइंड करा के एक प्रॉपर कवर लेटर के साथ प्रॉपर फोल्डर के अंदर तमीज से इंसानों की तरह प्रोफेशनली आप बीओडी के सामने रख देंगे, स्पेसिफिकली सीएफओ, क्योंकि हमारा जो ऑडिट का जो ताल्लुक है उसमें अगर आप देखें इट्स ऑल फाइनेंस,
So we are dealing mostly with whom? The CFO or the Director Finance. तो हमारा टाकरा चूंकि उससे बड़ा होगा, लिहाजा हो सकता है कि हम एमएल किसको एड्रेस कर देंगे? CFO। ये आपने कागज दिया और आपने कर दिया टाटा बाय बाय। अब आप अगले साल आएंगे तो फिर देखेंगे कि क्लाइंट ने इनमें से किस किस को ठीक कर दिया है। अगर आपने इसको ठीक नहीं किया है तो फिर ये जो अगले साल का एमएल बनेगा उसमें इस साल के पॉइंट दोबारा आ रहे होंगे और कुछ नए आ रहे होंगे। हजरात ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया किसका? मैनेजमेंट। आए कागज में, शाबाश। इससे ज्यादा इस वक्त इसकी तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। कुछ एरियाज हमने टच एंड गो करने हैं और कुछ एरियाज की हम गहराई में उतरेंगे, तो इस एरिया की हमें गहराई में उतरने की जरूरत नहीं है। जी साकिब स्टार्ट करेंगे। हजरात जो बच्चे एलएमएस पर है, ये हमने लॉजिकली आपको बताया कि व्हाट इज मैनेजमेंट लेटर। जी स्टार्ट। Management letter is usually provided to directors, management of the company covering internal control weaknesses identified by an external auditor during the audit. After the completion of external auditor. ठीक है, ये हम ऑडिट के दौरान नहीं दे रहे होते, नॉर्मली कब देते हैं? ऑडिट खत्म होने के बाद। हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? हमारा पहला काम क्या है? फिर हम क्या दे रहे हैं? एमएल। तो हम चूंकि क्लाइंट को एट द एंड ऑफ द ऑडिट ये दो कागज दे रहे हैं, तो ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कह रहा था, आगे चलो। These recommendations are the byproduct. अरे बाय प्रोडक्ट, उसने ऐसी ना उसको कॉस्टिंग के टर्म से लिंक कर दिया है, बाय प्रोडक्ट है। तो ज्वाइंट प्रोडक्ट क्या हुआ? मेन काम क्या है? साथ में क्या निकल आया? तो वो है ना, वो उसको ऐसा रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल कर रहा है कि भाई ये ज्वाइंट प्रोडक्ट है, तो ये फिर क्या हो गया? क्योंकि ये ऑडिट का एक बाय प्रोडक्ट निकल आया। हम करने क्या गए थे, लेकिन साथ साथ हमने क्या ऑब्जर्व कर ली? इंटरनल कंट्रोल वीकनेस, जिनको हम एक कागज में, एक डॉक्यूमेंट में, बाइंडर के साथ मैनेजमेंट को प्रेजेंट करें, तो लिहाजा इसको हम कह रहे हैं ज्वाइंट प्रोडक्ट। ठीक है जी, आगे चले। एमएल। जी These recommendations are a byproduct of external audit and are considered to be a value-added service for the audit. सर, डू वी चार्ज द क्लाइंट? नो, वी डोंट चार्ज। हम क्लाइंट को एमएल के पैसे चार्ज नहीं करते, ये कॉम्प्लीमेंट्री होता है। ठीक है जी, इट्स अ वैल्यू एडेड सर्विस। की पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज दैट। जी नेक्स्ट पैराग्राफ इंपॉर्टेंट। In a management letter, we do not express an opinion on internal controls of an audit client. We only notify those material weaknesses an auditor consider of such importance that must be brought to management, those charged with governance attendance. ठीक हो गया। Therefore, these weaknesses identified are not a complete. हाँ, ये कंप्लीट लिस्ट नहीं है। क्यों? पूछो क्यों? आप बताएं, मैं क्यों बताऊं? हाँ, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। और भाई आपने 50 वीकनेस देखी नहीं, आपने 50 वीकनेस देखी, हो सकता है 100-150 और हो, क्योंकि हम आपके इंटरनल कंट्रोल की वीकनेस पकड़ने का काम करने नहीं आए हुए। हम इंटरनल कंट्रोल वीकनेस के असाइनमेंट पर नहीं आए, हम ऑडिट करने आए थे। हाँ, अगर हम इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के असाइनमेंट पर आते तो फिर बात कुछ और होती। लिहाजा हमने एक तरह का डिस्क्लेमर दे दिया है कि देयर कुड बी मोर वीकनेसेस। ये एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं है। आगे चलें। These weaknesses identified are not a complete list of such items and may include more of such control weakness in actual. Management letter can be given at both interim and final stage of an audit. जी, अब ये कह रहा है एमएल कैन बी गिवन एट बोथ द इंटरम स्टेज एंड फाइनल स्टेज टू बी डिस्कस इन फ्यूचर। अब वो एमएल का फॉर्मेट बता रहा है भाई कि ओपनिंग पैराग्राफ होगा, ये इसकी बात कर रहा है, कवर लेटर की बात कर रहा है। इस कवर लेटर का फॉर्मेट कैसे होगा? वो कह रहा है भाई एक ओपनिंग पैराग्राफ होगा, ठीक है जी, प्लस इश्यूज आइडेंटिफाइड। अब ये मैंने इसको उसी में मर्ज कर दिया। ठीक है जी, मैं बहुत ही बेसिक बता रहा हूं। एक कवर लेटर होगा और एक क्लोजिंग पैराग्राफ होगा। अब या तो ये तमाम चीजें इसके दरमियान में होंगी, बेहतर होता है कि आप इसको अलग से एक एनेक्सर का पार्ट बना लें। ओपनिंग पैराग्राफ, क्लाइंट को बताएं कि हमने क्या काम किया है, ये कौन सी वीकनेसेस है। क्लोजिंग पैराग्राफ, थैंक यू किया और साथ में लिख दिया आपने कि जो एमएल है वो एनेक्सर ए का पार्ट है। अब आप एनेक्सर ए में जाएं। अब एनेक्सर ए में ऐसी बहुत सारी वीकनेस दी हुई हैं, तो या तो आप इस मेन जो आपका रिजल्ट है, या तो इसको इसी कागज का पार्ट बना लें या इसको किसी एनेक्सर का पार्ट बना लें। एंड व्हाट इज एनेक्सर? ये कागज है, इसमें आप लिख रहे हैं कि जी आगे 40 पेज का एमएल दिया हुआ है। एनेक्सर ए, रेफर एनेक्सर ए या रेफर एनेक्सर बी। अब एनेक्सर ए में क्या दिया हुआ है? ये सारी वीकनेस लाइन से लगी हुई है। समझ आ रही बात? ये उस तरह की बात कर रहा हूं मैं जी। ओपनिंग पैराग्राफ प्लस इश्यूज आइडेंटिफाइड प्लस कॉन्सिक्वेंस प्लस मैनेजमेंट कमेंट्स प्लस एक्सटर्नल ऑर्डर कमेंट्स प्लस क्लोजिंग पैराग्राफ।
हजरात ये डिस्कशन हमने कवर किया किसका, कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लेटर का। इसका हमारे पेपर में क्या इस्तेमाल है, क्या हमें कोई एमएल ड्राफ्ट करना होगा, इसका जवाब मैं आपको दूंगा जब हम टॉपिक कवर करेंगे टेस्ट ऑफ कंट्रोल। क्या कहा, जब हम कवर करेंगे चैप्टर जिसका नाम है टेस्ट ऑफ, वहां बताऊंगा। सर थोड़ा सा बता दें, एग्जाम में एमएल बनाने को नहीं आता, ये आपके एफर्ट के स्कोप में नहीं है। सिर्फ आपको ये पता हो कि इंटरनल कंट्रोल वीकनेस रिपोर्ट होती क्या है, तो मैंने बता दिया। हो सकता है सवाल में आ जाए एमएल, तो आपको ये पता हो कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट लेटर। एक काम तो ये हो गया। दूसरा, जब हम आगे जाकर टीओसी का टॉपिक कवर करेंगे तो रिक्वायरमेंट का बाद लिखा होता है प्लीज ड्राफ्ट अ कवरिंग लेटर, उसके 2 मार्क्स होते हैं। तो उस सवाल के अंदर ना आपको ये कवर लेटर ड्राफ्ट करना पड़ेगा जो कि 4 से 5 लाइनों का है। वो मैं आपको उसकी ड्राफ्टिंग बता दूंगा, दैट इज ऑफ 2 मार्क्स। द मैक्सिमम प्रेजेंटेशन के जो मार्क्स है वो कितने हैं, 2। तो वहां पर जब मैं टेस्ट ऑफ कंट्रोल का टॉपिक पढ़ा दूंगा तो फिर ये कवर लेटर जो मैंने आज के लेक्चर में डिस्कस किया है, तो फिर मैं ये आपको कवर करवा दूंगा। इसके कितने मार्क्स हैं, 2। उसके अलावा आपके पेपर में मजीद कोई इसकी चीज एग्जामिन नहीं होती। ठीक है जी, जरा लेट्स मूव फॉरवर्ड। हमारे पास जो हैंडआउट हम देख रहे हैं, अगर हम गौर से देखें तो अगर आप उसके पेज नंबर 2 पे आए जहां हमारे पास दिया बेसिक कॉन्सेप्ट्स, ठीक है जी, तो अगर आप एक बार साके बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ लें तो हम देखते हैं कि हमने क्या क्या कवर कर लिया जी। मैं हैंडआउट के पेज नंबर 2 पर जहां पे लिखा हुआ बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑडिट इंश्योरेंस पार्ट 1 जी। मीनिंग ऑफ ऑडिट, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ ऑडिट, एक्सटर्नल ऑडिट, स्कोप ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, कवर कर लिया। ऑब्जेक्टिव ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट, कवर कर लिया। एश्योरेंस फॉर्म एंड एश्योरेंस क्लाइंट, कवर कर लिया। ऑडिट टाइम, ऑडिट टीम हायरार्की कवर कर लिया। आगे चलो, ऑडिट साइकिल कवर हो चुका है। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट, कवर हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, कवर हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ एन ऑडिट, कवर हो गया। कॉन्सेप्ट ऑफ एन एश्योरेंस इंगेजमेंट, आज कवर करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग पे और रिस्पांसिबिलिटी ऑफ, responsibility of management and those charged with कवर हो चुका है। responsibility of external audit, कवर हो गया। concept of true and fair view, कवर हो गया। concept of an internal control, कर चुके हो, concept of management, बता दिया, concept of accountability, अभी देख लोगे, concept of an external audit, देख चुके हैं। आगे चलो, समझ आ रहा है भाई। ये सारी बेसिक के बाद हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक जो कि आइजा 500। ये बुनियाद बनाए बगैर, ये बेसिक कराए बगैर आई कैन नॉट स्टार्ट द टॉपिक। हम बेसिक को कवर किए बगैर आगे नहीं बढ़ सकते। आगे चलें। difference between an external and internal audit, ये फ्यूचर में डिस्कस होगा, rights, powers and duties of an external audit. ये भी हम फ्यूचर में कवर करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम आते हैं अपने हैंडआउट के कौन से पेज के ऊपर, आप निकालें। अच्छा, एक बार ना जरा पेज नंबर 12 पे आए जरा। तो रिपोर्ट से पहले दिया हुआ एक पैराग्राफ दिया हुआ, निकालें शाबाश। उस पे लिखा हुआ एक्सटर्नल ऑडिट रिपोर्ट आइजा 700 डिवाइस, चेक करें, दिया हुआ। जरा इसकी रीडिंग कर लेंगे बस आगे जी। Here we are giving the understanding of, एक मिनट, थोड़ा सा लाउड बोलना पड़ेगा। here we are giving the understanding of the main source of communication between the auditors and the shareholders, which is nothing but the audit report, which is also known as audit deliverables given to the shareholders and the stakeholders at the end of the audit. ठीक है, It's not only the main source of communication, but also a very condensed form of communication and carries an important message from auditor to shareholders and the stakeholders. क्या आपको लगता है कि रिपोर्ट में बड़ा अहम मैसेज है? हाँ है। आप अपनी जिम्मेदारी बता रहे हैं, आप अपना ओपिनियन बता रहे हैं, आप किसके जिम्मेदार नहीं आपने वो देखा, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या आपने वो देखा। तो क्या ये कागज आपको लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है? यस। अगर इसको मजीद समराइज कर देंगे और अगर ये जिम्मेदारियां निकाल देंगे तो हो सकता है कि एक शेयर होल्डर रिपोर्ट तो पढ़ लेगा लेकिन उसको ये क्लियर नहीं होगा कि जिसने ऑडिट रिपोर्ट साइन की उसकी एक्चुअल में जिम्मेदारी थी क्या, और वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाएगा कि मैनेजमेंट की जिम्मेदारी में और ऑडिटर की जिम्मेदारी में क्या फर्क है। आर वी अंडरस्टैंडिंग ना? ठीक है जी। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे लॉजिक और अंडरस्टैंडिंग बेहतर होनी चाहिए मेरे हिसाब से जी। It's normally addressed to shareholders and signed by the engagement partner in the name of the audit firm or the personal name of the partner, as the case may be. It's normally addressed to the shareholders and signed by the engagement partner in the name of the firm or personal name of the partner. अभी बताया, as the case may be. There are two types of audit opinion. Number one is unmodified, or number two is modified to be discussed in detail in
फ्यूचर। अब ये फ्यूचर नहीं, अब ये नियर फ्यूचर आ चुका है, ठीक है जी। अच्छा, अब आप आए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है 5 मिनट का, फिर हम स्टार्ट करते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। पेज नंबर 17 पे आए प्लीज। तो हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आ रहा है अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी का, ठीक है जी। बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है जी। आपके एफएड के एग्जाम में डायरेक्टली एग्जामिन नहीं होता है, लेकिन बहरहाल टिक द बॉक्स करना जरूरी है। एक लॉजिक है तो मैं दे रहा हूं आपको, ठीक है। अकाउंटेबिलिटी, काश ये वर्ड जो है आज हमारे लोगों को अगर समझ आ जाए तो शायद मुल्क से करप्शन खत्म हो जाएगी। अकाउंटेबिलिटी, इफ समथिंग गोज रॉन्ग एट केएनएस, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। इफ 2 people आर फाइटिंग, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अगर कोई झगड़ा है, डिस्प्यूट है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। इफ पीपल आर नॉट हैप्पी, आई एम रिस्पॉन्सिबल। कैंपस बहुत ही गंदा है, आई एम रिस्पॉन्सिबल। अकाउंटेबिलिटी है ना, ये अकाउंटेबिलिटी है तो ही तो चीजें बेहतर होंगी। फर्क है ना, हमारा शहर आज कैसे है, क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं। जब कोई पूछने वाला होगा तो फिर मामला खुद ही ठीक हो जाएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको एक लॉजिक दी अकाउंटेबिलिटी की। अकाउंटेबिलिटी, स्टीवर्डशिप एंड एजेंसी। स्टीवर्डशिप, व्हाट इज स्टीवर्डशिप? रखवाला, केयर टेकर, ठीक है। पूरे कैंपस में निगाह डालें कितने एसेट्स लगे हुए, एयर कंडीशन है, मल्टीमीडिया है, कैमरा है, घड़ी है, पंखे हैं, मल्टीपल थिंग्स। ये किसी को टेक केयर करना पड़ेगा, वरना रिस्क ऑफ थेफ्ट बढ़ जाएगा। स्टीवर्डशिप का मतलब है रखवाला, एसेट्स का रखवाला, इन्वेस्टमेंट का रखवाला, केयर टेकर। आप जहाज में गए, आपके हाथ में एक बैग था, आपके हाथ में एक शॉपिंग बैग था, आपके हाथ में एक कोट था, तो सामने एक बंदा खड़ा था, एयर स्टीवर्ड या खातून खड़ी हुई थी, लाए सर मुझे दे दें। उसने आपका कोट हैंग किया, आपका बैग कैरी किया, बैग उसने ऊपर डाला लगेज बॉक्स के अंदर, बोला सर आपका सीट नंबर है 72A, थैंक यू सो मच। टेक केयर किया आपका ना, बेसिक एथिक्स जो होती है एयरलाइन के अंदर, उसको बोलते हैं एयर स्टीवर्ड, रखवाला, आपके सामान की हिफाजत करने वाला। हमने एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कंपनी की जो स्टीयरिंग है, जो कंपनी का जहाज है, उसके कॉकपिट में हमने बैठा दिया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बीओडी से कहा कि हम लोग पीछे जूस पी रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, जहाज आपने चलाना है और हम आपको इसके इतने पैसे देंगे। अब जहाज किसके हाथ में? बीओडी के हाथ में। अब आप उसको रनवे पे उतारें या उसको पहाड़ में जाके घुसड़ दें आप, ये जिम्मेदारी किसकी है? बीओडी की है। तो बीओडी कंपनी के कौन है? रखवाले हैं। तो दे आर एक्टिंग एज स्टीवर्ड्स। हमने पैसा लगाया, हमारी इन्वेस्टमेंट है, कंपनी के असासे हैं, उसकी रखवाली करना, उसकी टेक केयर करना, उसकी हिफाजत करना, ऐसे प्रोजेक्ट्स में पैसे लगाना जहां से कोई वैल्यू ऐड हो जाए, जिसको बोलते हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव हो, जहां पर हमारे जो कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो बढ़े। ये जिम्मेदारी किसकी है? बीओडी की। क्योंकि हमने कंपनी का जो गाड़ी का स्टीयरिंग है किसके हवाले कर दिया है? बीओडी। हमने जहाज का कॉकपिट किसके हवाले कर दिया है? बीओडी के। ठीक है, ये मैंने आपको एक लॉजिक दी है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज है, एजेंसी रिलेशनशिप। एक होता है प्रिंसिपल और एक होता है एजेंट। इस कॉन्सेप्ट के तहत द प्रिंसिपल कौन होगा और एजेंट कौन होगा? द एजेंट मस्ट वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कौन है? शेयर होल्डर। और यहां पर एजेंट के दो चेहरे हैं, दो तरह के एजेंट हैं। एक एजेंट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और एक एजेंट हमारे पास है एक्सटर्नल ऑडिटर्स। अब इन दोनों में भी एक रिश्ता है और इन दोनों का भी एक रिश्ता है, और इस रिश्ते के नाते, इस रिश्ते की वजह से बोथ द एजेंट्स मस्ट वर्क इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ प्रिंसिपल। आपकी जिम्मेदारी है कि आप कंपनी का पैसा बर्बाद ना करें। आपने ऐसी प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, इसकी कोई डिमांड ही नहीं है, और आपने ऐसी जगह फैक्ट्री खोली जहां पर रॉ मटेरियल नहीं आ रहा। अब आपकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इतनी ज्यादा है या आपकी इंपोर्ट कॉस्ट इतनी ज्यादा है कि आपको वारे में नहीं पड़ रहा, और 2 साल बाद आप कह रहे जी हमने वाइंड अप कर दिया बिजनेस। ओ भाई, इतना पैसा लगा दिया आपने और 2 साल आपने हमें डिविडेंड नहीं दिया, इस आसरे में कि डिविडेंड आएगा, अच्छा वक्त आएगा, बर्बादी कर दिया आपने। तो ये नहीं करना आपने भाई। और दूसरी तरफ हम एजेंट है, जहां हमें आपने एनुअल जनरल मीटिंग में अपॉइंट किया कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट करना है और आपने हमें रिपोर्ट देनी है कि जो अकाउंट इस पार्टी ने बनाए हैं क्या वो अकाउंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं या नहीं दे रहे। तो इन दोनों का रिश्ता भी एक प्रिंसिपल एजेंसी का रिश्ता है और इन दोनों का रिश्ता भी एक प्रिंसिपल एजेंसी का रिश्ता है। ये कॉन्सेप्ट था जो आपको देना है जी।
पेज नंबर 17 में आएंगे साकिब, जहां लिखा हुआ है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटेबिलिटी, स्टेवर्डशिप एंड एजेंसी। जी पढ़े। An audit of a company's accounts is needed because in companies, the owners of the business are often not the same person as the individuals who manage and control the business. एक एग्जांपल, मैं केनस का ओनर भी हूं और मैं केनस की मैनेजमेंट में भी हूं, तो मुझे किसी इंडिपेंडेंट ओपिनियन की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट और ओनरशिप एक ही बंदे के हाथ में है। लेकिन अगर मैं ये कहूंगा यार मैं बहुत थक चुका हूं, बहुत पढ़ा लिया, अब मैं दुबई जा रहा हूं, आई एम टायर्ड, आई वांट टू एंजॉय माय लाइफ नाउ, ठीक है, अब मैं दुबई जा रहा हूं। अब ओनरशिप और मैनेजमेंट हो गई अलग अलग। मैंने सर रमीश से कहा, मैंने कहा आप और जुनैद कॉलेज देखें, मैं अब दुबई जा रहा हूं। इसका मतलब है पहले ओनरशिप और मैनेजमेंट एक बंदे के हाथ में थी, अब ओनरशिप दुबई में और मैनेजमेंट कराची में। हाँ, अब मसला आएगा, अब मैं ऑडिट चाहूंगा। क्यों? क्योंकि अब मैं रोजमर्रा के ऑपरेशन में इन्वॉल्व नहीं हूं। अब मुझे नहीं पता कि जो पैसा पीछे मैंने लगा के आया था, जो इन्वेस्टमेंट मैंने की थी, क्या वो सही मकसद के लिए इस्तेमाल हो रही है या। तो ऑडिट का बेनिफिट या ऑडिट का फायदा जेंटलमैन वहां होता है, जब वहां फायदा ज्यादा होता है जहां ओनरशिप और मैनेजमेंट डिस्पर्स्ड होती है, जहां ओनरशिप किसी और के हाथ में और मैनेजमेंट किसी। अब पढ़े शाबाश, कुछ समझ आ रहा है? कोशिश कर रहा हूं बहुत ही आसान कर दूं। जी, The shareholders own the company. दोबारा से पढ़ ले। An audit of a company's account is needed because in companies, the owner of the business are often not the same person as the individual who manage and controls that business. ठीक है, The shareholders own the company. ठीक है, The company is managed and controlled by its directors. ठीक हो गया। The directors have a stewardship. स्टेवर्डशिप रोल। जी, They look after the assets of the company and manage them on behalf of shareholders. बिल्कुल ठीक। As the shareholders have bought shares in the company investment made, they expect a return from their investment in the form of dividend and capital gain. ठीक हो गया। And as a director, we are acting as agents and managing their investment. They are in a position to effect that return. The relationship between the shareholders and board of directors is also an application of general legal principle of agency, where agents has a legal duty to act in the best interest of the principal and should be accountable to the principal for everything that he does as an agent. अकाउंटेबल हैं आप। अगर आपको किसी ने 100 रुपए भी दिए हैं, आप उसके अकाउंटेबल हैं। ये अकाउंटेबिलिटी का जज्बा आज नहीं है, तभी हमारे शहर का और हमारे मुल्क का ये हाल है। अकाउंटेबिलिटी नहीं है। जो इलाके का इंचार्ज है उसको पता है कि मेरे इलाके में गटरें बह रही हैं और पानी बह रहा है और सड़कों पर अल्लाह माफ करे जो है ना वो कुत्ते घूम रहे हैं और सड़क पर लाइट नहीं है, उसको नींद नहीं आनी चाहिए, उसको नींद नहीं आनी चाहिए। और आज वो घोड़े बेच के सो रहा है। क्यों? अकाउंटेबिलिटी नहीं है। क्या नहीं है? इंप्रूव योर अकाउंटेबिलिटी। एक दिन आएगा जब आप तमाम बच्चे इंशाल्लाह किसी अच्छी पोजीशन पे होंगे। यू माइट बी वर्किंग इन FBR, यू माइट बी वर्किंग इन लेट्स से KMC, or you might be working in let's say SCCP Pakistan. You might be working somewhere in a good position. You have to ensure accountability. अगर ये नहीं होगा तो ये सारी तालीम का मकसद बेकार हो जाएगा। You are accountable for all your actions, and if somebody is trusting you, you should honor that trust. ये basic values हैं जो होनी चाहिए। ठीक है मेरा बच्चा? जी आगे चलें शाबाश। Second concept of agency. जी, The external auditors are also considered to be the agents of the shareholders acting on their behalf. that is conducting audit of the financial statement and expressing an independent audit opinion. It's a basic legal requirement of all agency and principal relationships that the agent should act in the best interest of the principal, which in this case is that the auditors perform their work keeping in mind the professional code of ethics given by the international standards of auditing. सर ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है? हमारे सिलेबस का लास्ट टॉपिक है जहां हम बहुत सारी बातें करेंगे। सर ये कोड ऑफ एथिक्स क्या है, ये AC से गाइडलाइंस क्या है, आगे कवर करेंगे। इंटेग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल बिहेवियर, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर। ये सारी हमारी जो एथिकल वैल्यूज हैं ये हम आगे जाके कवर करेंगे। वो कह रहा है कि एक ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि वो कोड ऑफ एथिक्स को जहन में रखते हुए, स्टैंडर्ड्स की गाइडलाइन को जहन में रखते हुए वो प्रॉपर ऑडिट करे, ताकि आखिर में वो शेयर होल्डर्स को ये बता सके कि क्या अकाउंट्स ने ट्रू एंड फेयर व्यू दिया या नहीं। ये एज एन एजेंट तुम्हारी प्रिंसिपल की तरफ जिम्मेदारी है। हजरात, दिस कंप्लीट्स द डिस्कशन
और हमने अल्हम्दुलिल्लाह बेसिक्स काफी हद तक निपटा ली हैं। लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड बिफोर वी स्टार्ट आइजा 500 हमारे बेसिक का एक आखिरी एरिया बाकी है, नाम है उसका अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। लेट्स मूव फॉरवर्ड जी हजरत, लेट्स मूव फॉरवर्ड। और अब हम कवर करने जा रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। हमारे सब्जेक्ट का नाम क्या है? ऑडिट एंड अश्योरेंस। ऑडिट की दुनिया में अश्योरेंस का मतलब गारंटी नहीं है। ऑडिट की दुनिया में फिर अश्योरेंस का मतलब क्या है? ठीक है जी, आम जबान में हम कहते हैं यार मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं, यार मैं तुम्हें अश्योरेंस दे रहा हूं, भाई तुम वहां जाओ यार और तुम्हारा काम कंफर्म हो जाएगा। मैकेनिक कह रहा सर मुझसे गाड़ी का इंजन आप सही करवा लें, मैं आपको गारंटी कर रहा हूं कि अगले 5 साल तक कुछ भी मसला नहीं होगा, कोई काम नहीं निकलेगा। फला इंस्टीट्यूट कह रहा भाई हमसे पढ़ लें, आप गारंटी कह रहे हैं पास हो जाएंगे। आम जबान में अश्योरेंस का मतलब ऐसा लगता है इट्स लाइक अ गारंटी, बट इफ वी टॉक अबाउट ऑडिट तो गारंटी को आप प्लग आउट कर दें प्लीज। गिव मी वन एग्जांपल। चले मैं देता हूं एग्जांपल। ये मेरे पास आया, इसने कहा सर मेरी जिंदगी में मसला है। मैंने कहा बेटा क्या हुआ? मैंने कहा वो वाला मसला है, वो वाला मगर वो वाला नहीं है, वो मैं हैंडल कर रहा हूं, ये वाला मसला है। ठीक है जी, क्योंकि अक्सर बच्चों के वो वाले मसले भी होते हैं ना दरबार। मैंने कहा क्या हुआ? कह सर वो मेरी समझ नहीं आ रहा कि मैं इंटर्नशिप करूं, मैं जॉब करूं, मैं ऑडिट फर्म जाऊं, मैं कहां जाऊं। ठीक है, मैंने आधा पौना घंटे की काउंसलिंग की, फैमिली के बारे में पूछा, अब्बा क्या करते हैं मैंने पूछा, तुम जिंदगी में क्या करना चाहते हो मैंने वो पूछा, तुम्हारे पास कितना टाइम मैंने ये पूछा। ये सब कुछ करने के बाद आधे पौने घंटे बाद इसको मैंने कहा भाई तुझे इंटर्नशिप की जरूरत नहीं है, गो फॉर अ जॉब, नॉट इन दी फर्म, गो फॉर इंडस्ट्री, ज्वाइन लेट से पीआईए, ज्वाइन लेट से पीएसओ, ब्ला ब्ला ब्ला। पौने घंटे बाद कह रहा सर थैंक यू सो मच, आपने तो मेरी टेंशन आसान कर दी, मैं रिलैक्स हो गया, मैं कंफर्ट जोन में आ गया हूं। जबरदस्त। ये आई मेरे पास, सर मेरी जिंदगी में गम है। मैंने कहा बेटा क्या गम है? सर मेरी समझ नहीं आ रहा, मैं 2 पेपर दूं कि मैं 3 दूं कि 4 दूं। आधे बच्चों का मसला ही है 2 दूं 3 दूं 4 दूं पेपर्स, 2 दूं 3 दूं 4 दूं। मैंने काउंसलिंग की इनके साथ, क्या कर रही है जिंदगी में, क्या मसाइल हैं, आपका क्या नेचर है, आपके दिन में कितने घंटे पढ़ती हैं। आफ्टर 30 मिनट्स वी कंक्लूडेड गो फॉर 3 एग्जाम्स। और ये मुझसे कह रही है सर थैंक यू सो मच, आपने मुझे बड़ा कंफर्टेबल कर दिया, अब मुझे बड़ा क्लियर हो गया, पिक्चर क्लियर है। क्या मैंने तुम्हें गारंटी दी तुम दोनों को, या मैं तुम्हें एक कंफर्ट जोन में लेके चला गया हूं? Here it is। इसका मतलब है ऑडिट के अंदर हम एक्सटर्नल ऑडिटर्स शेयर होल्डर को गारंटी नहीं दे रहे, हम उनको एक कंफर्ट जोन दे रहे हैं कि हमने ऑडिट किया, हमने प्रोसीजर किए, हमने सपोर्ट देखी, हमें एविडेंस मिला और हम ये कह रहे हैं कि अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये हो गया वर्ड अश्योरेंस। ठीक है, एक चीज जरा हैंडआउट वगैरह आप आएंगे तो हमारे पास हैंडआउट के फर्स्ट पेज के ऊपर 4 आइटम लिखे हुए हैं। एक लिखा हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट, एक लिखा हुआ है रिव्यू एंगेजमेंट, एक लिखा हुआ है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और एक लिखा हुआ है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। हाँ ये वाला नोट, ये वाला। एक लिखा हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट, एक लिखा हुआ है रिव्यू एंगेजमेंट, एक लिखा हुआ है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर और एक पे लिखा हुआ है कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है, ऑडिट और रिव्यू इन दोनों में अश्योरेंस है, ये दोनों कहलाते हैं अश्योरेंस एंगेजमेंट्स। अच्छा, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, ये आखिर में दिया हुआ कंपाइलेशन एंगेजमेंट। एक ऑडिट फर्म के पार्टनर को कंपनी के सीएफओ ने अप्रोच किया और उसने कहा कि यार हमारे अकाउंट्स के 2-3 बंदे थे वो इमीडिएटली कहीं चले गए हैं, वी आर एन एक्सट्रीम प्रॉब्लम, वी वांट यू टू गिव अस अकाउंटेंसी सर्विस। आप अपनी फर्म के ना 2-3 अच्छे रिसोर्स हमें जरा प्रोवाइड करें, तो हमें उनसे अकाउंट्स बनवाने हैं। ठीक है, सपोज करें सीमेंस पाकिस्तान के सीएफओ का फोन है ईवाई के पार्टनर को, हमने सीमेंस पाकिस्तान को 2-3 महीने के लिए या 15 दिन के लिए या 20 दिन के लिए हमने 3 बंदे इमीडिएटली प्रोवाइड कर दिए, जो वहां गए अकाउंटेंसी का काम किया, वापस आ गए। ठीक है, थैंक यू सो मच। लेट से हमने उनसे चार्ज किए टोटल काम के 5 लाख रुपए, एग्जाम्पल। 2 दिन बाद फोन आ रहा है एक और लैंड का, यार हमें एक बंदे चाहिए आपकी फर्म में से, एंड वी वांट समवन टू प्रिपेयर आवर बैंक रिकंसिलिएशंस, कैन यू प्लीज हेल्प अस आउट। मैंने कहा ऑफ कोर्स। हमने आपको 2 बंदे प्रोवाइड किए जो आपके ट्रेजरी डिपार्टमेंट गए, 2 महीना आपके पास रहे, बैंक रिकॉन्स बनाई और वापस आ गए। हम ऑडिट करने गए नहीं, हम क्या करने गए? अकाउंटेंसी सर्विस देने गए। क्या देने गए हैं? ये जो हम अकाउंटेंसी सर्विस देने गए हैं ये कहलाता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट।
सर क्या एक ऑडिट फर्म अपने क्लाइंट्स को अकाउंटेंसी सर्विस दे सकती है? यस, प्रोवाइडेड, क्या प्रोवाइडेड वो आपका ऑडिट क्लाइंट तो नहीं है। अगर आप ऑडिट भी कर रहे हैं और उसी क्लाइंट को अकाउंटेंसी सर्विस भी दे रहे हैं तो फिर मसला हो जाएगा, जो आगे जाकर डिस्कस करेंगे कोड ऑफ एथिक्स के अंदर। इसका मतलब है मैं अज्यूम कर रहा हूं कि जिस क्लाइंट को मैं अकाउंटेंसी सर्विस दे रहा हूं वो मेरा ऑडिट क्लाइंट नहीं है, उसको मैं क्या दे रहा हूं? अकाउंटेंसी सर्विस। सर क्या आज फर्म्स अकाउंटेंसी सर्विस देती हैं? यस। उसको क्या कह रहे हैं हम? उसको हम कह रहे हैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट। ठीक है जी। उसके बराबर में लिखा हुआ है एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। क्या लिखा हुआ है? आपने फोकस करना है, डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होंगे आप। जॉनसन एंड जॉनसन के सीएफओ का फोन आता है ईवाई का पार्टनर को, बोला भाई एक मसला हो गया है। मैंने कहा भाई क्या हो गया? बोला भाई बहुत गंभीर मसला है, आप आए जरा अपनी टीम को लेके, एक आध बंदे को लेकर आपसे कुछ डिस्कस करना है। हम पहुंच गए जॉनसन एंड जॉनसन फार्मास्यूटिकल। तो सीएफओ साहब ने कहा जी मसला है कि जी वो जो हमारे फिक्स एसेट्स हैं जो हमारे हैं वो हमको दिखते नहीं है, जो हमको दिखते हैं वो हमारे नहीं है, और जो दिखते हैं वो जीएल में भी नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो जीएल में है और वो कंपनी में नहीं है। मैंने कहा मसला बड़ा गंभीर है ये, दोबारा बताएं क्या हुआ ये। कह रहा भाई ये जो फिक्स एसेट्स हैं जो हमारे जर्नल लेजर में आ रहे हैं इनमें से कुछ फिजिकल है ही नहीं, कुछ फिजिकल हैं वो जीएल में नहीं है, और कुछ एसिड मेरे को दिखते हैं वो मेरे नहीं है। मैंने कहा वाकई में मसला तो बड़ा गंभीर है। मैंने कहा आप चाहते क्या हैं? तो सीएफओ ने कहा हम चाहते हैं कि आप अपनी कोई टीम लेकर हमारे पास आए और हमें हमारे एसिड्स एज पर जीएल को आप फिजिकल से टाई कर दें, और ये काम महीना 1.5 महीने का होगा। हर एसिड को लेट्स से एक थ्रेशोल्ड सेट कर लिया हमने, लेट्स से एसिड एक्सीडिंग 50,000 रुपीज पर एसिड। हम आपको पूरा ब्रेकअप देंगे, आप अपनी टीम को लेकर हमारे फैक्ट्री में हमारे कंपनी में चक्कर लगाएं और हर एसिड को वेरीफाई करेंगे ये जो जीएल में आ रहा है ये फिजिकल में कहां है, और अगर आपको ऐसे एसिड दिख रहे हैं जो फिजिकल है जो जीएल में नहीं है तो वो आप उनके अलग से नोटिंग कर लें एक्सेल के अंदर। और अगर आपको लग रहा है आपने एक ऐसा एसिड देखा है, फिक्स एसिड की बात हो रही है ओवरऑल, कि जो आपने देखा तो है हमारी कंपनी में वो हमारे जीएल में भी नहीं है और वो हमारा भी नहीं है, हमारे नेचर और बिजनेस से मैच नहीं कर रहा है, हमें नहीं पता। इतनी बड़ी फैक्ट्री है, क्या पता किसको कौन आ रहा है कौन जा रहा है, एट टाइम नहीं पता होता। एग्जाम्पल, फार्मास्यूटिकल में 100 टायर रखे हुए किसी कोने के गोदाम में, ये 100 टायर यहां क्या कर रहा है, कौन खेल रहा है इनके साथ शाम में, क्या हो क्या रहा है ये? एक तरफ कुछ जंजीरें पड़ी हुई बहुत सारी, ऐसा लग रहा है कि आपको चेन का स्टॉक है। आई डोंट गेट इट, यहां क्या कर रहा है? देयर कुड बी ड्यूबियस एसेट्स जो कि हमारे गोदाम में रखे हुए हैं लेकिन हमें नहीं पता वो किसके हैं। ठीक है जी। जॉनसन एंड जॉनसन से हमने एग्री किया, ईवाई ने अपनी टीम भेजी, 50 दिन का ये काम था, 40 दिन का था, 30 दिन का था, और 30 दिन बाद हमने उनको रिपोर्ट बना के दी और हमने 10 बंदे लगाए जो आपके गोदाम में पूरी कंपनी में घूम रहे थे, एंड वी मेड अ प्रॉपर रिपोर्ट। ये एसिड्स आपके जीएल में आ रहे हैं और आगे हमने टिक कर दिया कि ये एसिड फिजिकल हैं और सही हालत में है। फिर आगे वो एसिड हमने टिक करके दी जो आपके जीएल में तो आ रहे हैं वो फिजिकल नहीं है, उनको आप राइट ऑफ कर सकते हैं, और ये वो एसिड्स हैं जो हमने फिजिकल तो देखे हैं आपके भी हैं जीएल में नहीं आ रहे, इनको आप जीएल में इनकॉर्पोरेट करें और इन्वेस्टिगेट करें क्या हुआ है। और ये वो एसिड हैं जो ना जीएल में है ना आपके हैं और फिजिकल में दिख रहे हैं। जबरदस्त। फिर सीएफओ साहब ने कहा कि जी कोई हमें बताएं कि क्या हुआ, जो आपका कंक्लूजन ड्रॉ हुआ। तो ईवाई ने एक रिपोर्ट की सूरत में उनको एक डिलीवरेबल दिया कि हमने ये काम किया और हमने वही प्रोसीजर किए जो आपसे हमने एग्री किए थे। पहले हमने आपसे 6 काम एग्री किए थे, हमने 6 ही काम किए हैं। ये जो हमने 6 काम किए हैं, ना ये ऑडिट है, ना ये प्योर अकाउंटेंसी है, ना ये रिव्यू है, इसको कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर। तुमने और मैंने 6 प्रोसीजर आपस में क्या किए, एग्री कर लिए, और अब हम वही 6 काम करेंगे। इसको कहते हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। इस हैंडआउट के जो आखिरी 2 आइटम है, ये दोनों ऑडिट नहीं है, ना ये रिव्यू है। अभी मैंने रिव्यू कवर नहीं किया, सिर्फ मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं उसका। कंपाइलेशन और एग्रीड अपॉन प्रोसीजर, ना ये दोनों काम ऑडिट है, ना ये दोनों काम रिव्यू है, लिहाजा इन दोनों में किसी किस्म का कोई एश्योरेंस नहीं है।
लिहाजा ये दोनों काम कहलाते हैं नॉन अश्योरेंस। क्या कहलाते हैं? सुन लो, लगेंगे 10 मिनट, डाइजेस्ट हो जाएगा। अब जरा पहले वाला आइटम पे आओ, जहां लिखा हुआ है ऑडिट एंगेजमेंट। अब ऑडिट तो आपने कुछ सुन लिया मेरे मुंह से, प्रोसीजर करते हैं, सपोर्ट देखते हैं, एविडेंस मिलता है, और एंड में क्या दे रहे हैं हम? ऑडिट ओपिनियन, जिसमें हम कह रहे हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ठीक है, जरा तमाम बच्चे एक मेरी बात सुने गौर से। हम ऑडिट कर रहे हैं सैंपल बेस के ऊपर, ऐसा ही है, एंड वी हैव ऑलरेडी कवर्ड दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस। और हम जब ऑडिट करते हैं तो 12 महीने पिछले गुजर चुके होते हैं, सेल परचेज हो चुकी, लोन ले लिया, रीपेमेंट हो गई, खर्चे कर लिए, ठीक है जी। उस पर हम दे रहे हैं रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। क्या दे रहे हैं? ठीक है। अब आपने डायग्राम को जरा फ्लो में लेके चलता हूं मैं जरा, और आपने बड़ा फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? There are 3 types: absolute level of assurance, reasonable, लिंक करें, reasonable level और moderate level of assurance। ऑडिट में कौन सा assurance है? इसको इससे जोड़ दें। हमारी डिक्शनरी में एब्सोल्यूट तो है ही नहीं, बिकॉज देयर आर या पार है। आज सारी लॉजिक्स को एक साथ, एक है ना, वो एक पजल सॉल्व हो रहा है आज। कहो 3 टाइप्स ऑफ एश्योरेंस: एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट नहीं दे सकते बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशंस, वी ऑलवेज एक्सप्रेस अ रीजनेबल लेवल ऑफ एश्योरेंस। इसका मतलब है एब्सोल्यूट मैंने लिख के काट दिया। सर तो आप फिर टाइप में क्यों गिनवा रहे? ताकि आपको पता हो कि एक एब्सोल्यूट का वर्ड भी है जो कि हमारी डिक्शनरी में नहीं है। ठीक है जी, होल्ड, पॉज। अभी आप जो मुझसे ऑडिट पढ़ रहे हैं, ये रेगुलर बैच है, ये क्रैश है कोई? रेगुलर। एक जमाने में आज से 4-5 साल पहले क्रैश कोर्स भी होता था, जो पेपर से होता था तकरीबन 20 दिन पहले, जो मैं कराता था 8 दिन लगातार, 3 से 9, 3 से 9, 3 से 9 और 3 से 9 लगातार। एंड वी यूज्ड टू हैव 140-150 पीपल। ये वो दौर था जहां 2 अटेम्प्ट थी, जून दिसंबर की, और जहां एक बड़ी तादाद में बच्चे आते थे। जब रेगुलर बैच में 1000 बच्चा था तो क्रैश में 150 तो बनता ही है। क्रैश मैंने पढ़ाया 7 दिन, रेगुलर पढ़ाया 4 महीने। रेगुलर को दिए 150 घंटे, क्रैश को दिए 40 आवर्स। रेगुलर से चार्ज किया X अमाउंट और क्रैश कोर्स से चार्ज किया X माइनस Y अमाउंट। क्या दोनों बच्चों को सेम लेवल ऑफ एश्योरेंस दे सकता हूं? जवाब दें यार। आप किसी के घर खाने पे गए और आप गए हाई टी के ऊपर, कंपेरेबल है? खाने पे जाएंगे तो रोटी भी होगी और सलाद भी होगी और चावल भी होंगे और 2 आइटम भी होंगे, डेजर्ट भी होगा। बट इफ यू आर गोइंग ऑन अ टी, तो फिर सैंडविचेस होंगे बहुत बहुत, तो या बिस्किट्स होंगे, या मे बी सम काइंड ऑफ पेस्ट्री और समथिंग। ऐसा ही है? आर बोथ कंपेरेबल? जवाब दो यार। कैन माय रेगुलर बैच बी कंपेयर्ड विद क्रैश कोर्स? नो। सर ये क्यों बता रहे हैं? इसलिए कि कुछ बताने जा रहा हूं। एक होता है ऑडिट और एक होता है रिव्यू। ऑडिट में करते हैं ज्यादा काम, रिव्यू में करते हैं कम काम। ऑडिट में करते हैं तमाम ऑडिट प्रोसीजर, रिव्यू में वो तमाम प्रोसीजर नहीं करते, कम काम करते हैं। बस इतना समझाऊंगा फिलहाल आज के लिए। इसका मतलब है जब ज्यादा काम करके कौन सा एश्योरेंस दे रहे हैं, तो कम काम करके रीजनेबल दे सकते हैं। तो फिर यहां कौन सा एश्योरेंस बना? ज़हीन है आप लोग यार, लिंक करें हम, आप शाह बड़े हो गए हम आप लोग। इसका मतलब है क्या इसको इससे जोड़ दूं? इसका मतलब है ज्यादा काम करके क्या एश्योरेंस दे रहे हो, तो कम काम करके जो कि कौन सी एंगेजमेंट है, उसमें कौन सा एश्योरेंस बनता है? कौ टाइप्स ऑफ एश्योरेंस: एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। एब्सोल्यूट नहीं दे सकते, रीजनेबल ऑडिट में देते हैं, मॉडरेट साथ हो, मेरे साथ होना पड़ेगा। एक को हम क्या कह रहे हैं? पूरी क्लास ए। इसको हम क्या कह रहे हैं? और इसको हम क्या कह रहे हैं?
अश्योरेंस के आगे कितने काम लिखे हुए हैं? पूरी क्लास में खवातीन पार्टिसिपेट करें। ऑडिट में अश्योरेंस एंगेजमेंट में कितने काम है? कौन कौन सा? ऑडिट और ऑडिट में कौन सा अश्योरेंस है? रिव्यू में कौन सा अश्योरेंस है? इन दोनों को कंबाइंड क्या कह रहे हैं? ये दोनों कौन सा काम है? इसमें पहला काम क्या है? एग्रीड अपॉन। दूसरा काम क्या है? इन दोनों में कोई अश्योरेंस, क्योंकि हमने ना ऑडिट किया और ना हमने, लिहाजा इन दोनों को कंबाइंड क्या कह रहे हैं? रिपीट। क्या लिखा हुआ है? रिपीट रिपीट रिपीट। इसका मतलब है एक ऑडिट फर्म अश्योरेंस एंगेजमेंट्स भी दे रही है और नॉन अश्योरेंस भी दे रही है। सर ये बताएं, आज EY, AFF, KPMG, डिलॉयट और दुनिया में जितनी ब्रांडेड फर्म्स हैं, सर उनका पोर्टफोलियो क्या है? वो क्या क्या सर्विसेज देते हैं? वो ऑडिट सर्विस भी देते हैं, वो रिव्यू सर्विस भी देते हैं, वो अकाउंटेंसी सर्विस भी देते हैं, और अकाउंटेंसी का एक एडवांस लेवल है, या यूं कहेंगे इससे मिलता जुलता है, उसको हम कह रहे हैं एग्रीड अपॉन प्रोसीजर्स। कुछ समझ आया? ठीक है जी। एक आखिरी बात, क्या लिखा हुआ ये? लेवल्स। अब जरा पूरी क्लास यहां देगा। अभी कुछ देर पहले हमने लेक्चर नंबर 7 के स्टार्ट में और 6 के आखिर में हमने रिपोर्ट देखी थी, जो आज हमने दोबारा पढ़ी है। 7 का स्टार्ट भी रिपोर्ट से लिया था और 6 का इख्तिताम भी रिपोर्ट पे हुआ था, जहां हमने स्टैंडर्ड रिपोर्ट पढ़ी। बोलो हाँ या ना? ओपिनियन पैराग्राफ याद करें, अपनी आंखों में लाएं ओपिनियन पैराग्राफ। उसमें 2 पैराग्राफ थे। पहला स्टैंडर्ड पैराग्राफ था, दूसरा पैराग्राफ क्या था? उसमें लिखा था इन आवर ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। ये एक बहुत अच्छा बच्चा है, मैं इसको जानता हूं। ये एक बोलने का अंदाज है। मैंने इस बच्चे में ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैं ये कह सकूं कि ये गंदा बच्चा है। इसका मतलब है ये एक, दोबारा सुने, 2 अंदाज हैं। भाई ये एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है, मैं इनको जानता हूं, ये एक बहुत अच्छा स्टूडेंट है यार, मैं इसको पर्सनली जानता हूं, बंदा बहुत ही अच्छा है। ये एक स्टेटमेंट है यार, मैं जिसको जानता हूं, मैंने इसमें ऐसा कुछ नहीं देखा कि मैं ये कह सकूं कि ये गंदा बच्चा है। इसका मतलब है ये एक, जो पहला वाला अंदाज था उसको कहते हैं पॉजिटिव लेवल, और जो दूसरा वाला अंदाज है उसको कहते हैं नेगेटिव लेवल। अब अगर गौर से रिपोर्ट के अंदाज को देखें तो पूरी क्लास इन आवर ओपिनियन अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू, ये पॉजिटिव वाला अंदाज है, नेगेटिव अंदाज है। इसका मतलब है, अब जरा मैं पिक्चर पूरी क्लोज करता हूं हजरात। 1 मिनट के लिए मैंने ये सद्दी काट दी यहां से, ठीक है? पतंग उड़ गई यहां की। क्या लिखा मैंने? पूरी क्लास क्या लिखा? कहो ऑडिट रिपोर्ट। किसको एड्रेस कर रहे हैं? इसमें क्या देते हैं? इसमें क्या देते हैं? इस ओपिनियन में कौन सा एश्योरेंस है? उसका अंदाजा भी यहां क्या है? ठीक है, खत्म। दोबारा खेलते हैं। मुश्किल काम है, प्रैक्टिकल फॉर्म में करते हैं हम यहां बैठ के सीख रहे हैं। दोबारा, कागज क्या है? किसको एड्रेस कर रहे हो? क्या दे रहे हो? कौन सा एश्योरेंस है? उसका अंदाजा में क्या है? वर्डिंग क्या है? अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड। इसका मतलब है जो दिया उसमें जो एश्योरेंस है वो जिसका अंदाजे में यहां। तो अगर मैं इस पॉजिटिव को इससे जोड़ दूं, और मैं कह रहा हूं जो रिव्यू जब पढ़ेंगे, जब रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ेंगे, जब रिव्यू एंगेजमेंट, तो वहां बताऊंगा कि उसका अंदाजे बयां ऐसा है कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा कि हम ये कह सकें कि अकाउंट सही बने हुए नहीं है। तो उसका जो अंदाज है वो क्या है? तो क्या मैं अगर रेड पेन पकड़ लूं आपकी इजाजत से, और इधर देखें दोबारा, पॉजिटिव किससे जोड़ूं? और इसको किससे जोड़ूं? रीजनेबल किससे जोड़ूं? और इसको किससे जोड़ूं? ठीक है, लेट्स क्लोज दिस लेक्चर बाय रीकैपिंग, और अगले लेक्चर में हम इसका पढ़ेंगे हैंड आउट।
पूरी क्लास कहो अश्योरेंस एंगेजमेंट, टू टाइप्स, ऑडिट, रिव्यू, ऑडिट, रिव्यू। ऑडिट में देते हैं रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस, रिव्यू में देते हैं मॉडरेट लेवल, रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस में हम कहते हैं अकाउंट्स आर गिविंग अ ट्रू एंड फेयर व्यू। इस अंदाज़े बयां को हम कहते हैं पॉजिटिव लेवल ऑफ अश्योरेंस, जबकि रिव्यू एंगेजमेंट जो हम बाद में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे उसका जो अंदाज है बयां है दैट इज कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा, उस अंदाज को हम कहते हैं ऑडिट में देते हैं कौन सा अश्योरेंस। चूंकि ऑडिट में ज्यादा काम है, रिव्यू में कम काम है, लिहाजा अगर ज्यादा काम करके रीजनेबल दे रहे हो तो फिर कम काम करके रीजनेबल, तो वहां पर क्या बनता है, कौन सा अश्योरेंस, मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस। क्योंकि एब्सोल्यूट तो हमारे डिक्शनरी में है ही नहीं, बिकॉज देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन जो हमें गारंटी देने से रोकती हैं। हम शेयर होल्डर को गारंटी या 100% सर्टिफिकेशन नहीं दे सकते। हजरात को समझ आया? आखिरी 5 सेकंड कहो अश्योरेंस एंगेजमेंट, डेफिनेशन एंड एक्सप्लेनेशन। 3 टाइप्स 2 लेवल, 3 टाइप्स 2 लेवल, 3 टाइप, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट, 2 लेवल, पॉजिटिव, नेगेटिव। ठीक है, जाते जाते क्या लिखा हुआ आखिर में, कंटेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। अब बिफोर वी क्लोज दिस क्लास, सिर्फ पूरी क्लास अपने जहन में ये कागज ले गया, कौन सा, ऑडिट रिपोर्ट। जो लोग लेक्चर 2 और 3 में मौजूद थे इस क्लास में, जो बच्चे LMS पे देख रहे हैं, तो मैंने साजिद ने कहा था, साजिद कपाटे ने कहा था ऑडिट में कितनी बातें हैं, 4। कितनी, यहां बना दूं, जो किया, जो देखा, वो जो हमें मिला और जो हम एंड में देंगे, ये मैंने कहा है, ये मैंने कहा है, ये मेरा फॉर्मूला है। स्टैंडर्ड कुछ और कह रहा है, वो कह रहा है 4 नहीं 5 कंटेंट से। ठीक है, क्या लिखा हुआ ये कंटेंट, ये रहे कंटेंट, ये रहे कंटेंट्स। चूंकि पूरी बात कर ली है तो मैं ये बात भी कर जाऊं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसका पढ़ेंगे हैंडआउट, तो फिर रिकैप हो जाएगा, तो 2 बार हो जाएगा इंशाल्लाह। आर रिपोर्ट, आर रिपोर्ट मैच हो गया। ठीक है, वो कह रहा है किसी भी अश्योरेंस एंगेजमेंट के कंटेंट्स क्या होते हैं, किसी भी दावत के कंटेंट क्या है, पहले गए, सलाम दुआ की, गॉसिपिंग की, एपेटाइजर आया, खाना खाया, लिफाफा दिया, वापस, ऐसा ही है। अगर आपने लिफाफा नहीं दिया, ज्यादती कर रहे हैं आप। जिंदगी में कुछ तो दें किसी को भाई, तो क्या ये कंटेंट होगा दावत के, ऐसा ही, हाँ है ना। हम कह रहे हैं किसी भी अश्योरेंस एंगेजमेंट जिसमें कितनी चीजें, 2, ये तो नॉन अश्योरेंस है, तो मैं किसकी बात कर रहा हूं, ऑडिट की। और क्या लिखा हुआ है, कितने कंटेंट, 1 2 3 4 5, आर फॉर रिपोर्ट, जो मिला। ये स्टैंडर्ड कह रहा है, ये मैं कह रहा हूं, फर्क है ना 2 में, मेरी अपनी भाषा है। S2, S में 2 बातें हैं, S में कितनी बातें, होल्ड, पूरी क्लास होल्ड। ये कागज में सब लिखा हुआ है, छुप छुप के मत लिखें। ऑडिट किस चीज का करते हैं हम लोग, घबराना नहीं है आपने, ऑडिट किस चीज का करते हैं। इस क्लास में हम लोग क्या पढ़ रहे हैं इस वक्त, आज मैं आपको बता रहा हूं कि चिकन कढ़ाई कैसे बनानी है आपको, नहीं। आज हम सीखेंगे कथक डांस कैसे होता है, नहीं, कुछ भी नहीं सिखा रहा, मैं क्या सिखा रहा हूं, ऑडिट। तो इस क्लास का सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर, आहा, व्हाट इज सब्जेक्ट मैटर। ये अकाउंट्स किसके तहत बने हुए हैं, ना ना ना, दोबारा सुनो सवाल, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसके तहत बने हुए हैं। मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं, क्या ये कंटेंट मैं घर से ला रहा हूं या मेरे पास कोई स्टैंडर्ड की सूरत में सूटेबल क्राइटेरिया है, क्या मेरे पास आपको पढ़ाने का कोई सूटेबल क्राइटेरिया है, हाँ है, स्टैंडर्ड्स हैं। तो दूसरा एस क्या हो गया, सूटेबल क्राइटेरिया। पूरी क्लास यहां देखे जी, क्या पढ़ रहे हैं, एनर्जी लें, क्या पढ़ रहे हैं, कितने कंटेंट, कहो 5, आर ई एस एस टी, आर फॉर, ई फॉर, एस में ऑडिट किसका कर रहे हो,
क्या कहला रहा है वो? अकाउंट्स किसके तहत बने हुए हैं? IFRS। तो IFRS को या हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को या लोकल लॉस को क्या कहेंगे? सूटेबल, सूटेबल, सूटेबल। और वो कह रहा है कि इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 लोगों का रिश्ता है आपस में। T फॉर 3 पार्टी रिलेशनशिप। T फॉर 3 पार्टी, मैं, वो और उसके घर वाले। मेरे घर वाले भाड़ में गए। मैं, लड़का पिक कर रहा है, मैं, वो, उसके घर वाले। अब होश में आ गया, कह रहे मेरे मतलब की बातें करें ना आप। इट्स अ ट्राइंगल। ये जो अश्योरेंस एंगेजमेंट है इसमें कितने लोगों का रिश्ता है? जिसने ऑडिट किया, जिसके लिए किया, और जिसने अकाउंट्स बनाए। मैनेजमेंट स्लैश, समझ आया कुछ? मैं कह रहा हूं अश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 कंटेंट है। क्या? अब आप आई कॉन्टेक्ट करें, कहें 5 कंटेंट। रिपोर्ट नहीं, दोबारा 5 कंटेंट है। कहो रेस्ट, RESST। शॉर्टकट है रेस्ट, जो आप पिछले कई देर से कर रहे हैं आप रेस्ट। ठीक है, अब आप चाहें तो आप रेस्ट बना दें, या चाहें तो इस एस पर ही तशदीद लगा दें आप। तो हमने उसी एस पर स्क्वायर लगा दिया हमने। R फॉर जो एंड में देंगे, E फॉर जो मिला। ऑडिट किसका कर रहे हैं? किसके तहत कर रहे हैं? और इस अश्योरेंस एंगेजमेंट में 3 लोगों का आपस में हसीन रिश्ता है। जिसने ऑडिट या रिव्यू किया, जिसके लिए किया, और जिसने अकाउंट्स बनाए। अब ये कह रहा है 5 बातें, मैं कह रहा हूं अपने हिसाब से 4 बातें। जो किया वो प्रोसीजर, जो देखा वो सपोर्ट, जो मिला वो, और जो एंड में दे रहे हैं वो। ये कह रहा है अश्योरेंस के 5 कंटेंट है। जो एंड में दिया, जो मिला, जिसका ऑडिट या रिव्यू किया, जिसके तहत किया, और इस पूरे कहानी में 3 लोगों का आपस में रिश्ता है। T फॉर 3 पार्टी रिलेशनशिप। मैनेजमेंट, शेयर होल्डर्स और एक्सटर्नल ऑडिटर्स। हजरात, ये हमने कंप्लीट किया आज का लेक्चर। फिर रिकैप कर रहा हूं। डेफिनेशन, एक्सप्लेनेशन हैंडआउट से पढ़ना बाकी, लॉजिकली बात समझा दी है। फिर आ रहा है टाइप्स, इसमें 3 टाइप्स हैं, एब्सोल्यूट, रीजनेबल, मॉडरेट। फिर आ रहा है लेवल, 2 लेवल है, पॉजिटिव और नेगेटिव। और फिर आखिर में आ रहा है जनाब कंटेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। सर एग्जाम में सवाल कैसे बन जाएगा? एग्जाम में सवाल बन जाएगा 3 नंबर का, 4 नंबर का, 5 नंबर का। लिस्ट एंड एक्सप्लेन, पूरी क्लास लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। लिस्ट एंड एक्सप्लेन द कंटेंट्स ऑफ एन अश्योरेंस एंगेजमेंट। तो आंसर में ये 5 बातें लिखनी पड़ेंगी और आगे 2-2, 2.5 लाइन में समझाना भी पड़ेगा। हजरात, दिस कंक्लूड्स लेक्चर नंबर 7। जब हम लेक्चर नंबर 8 में आपसे मुलाकात करेंगे तो पहले हम इस अश्योरेंस एंगेजमेंट की जितनी बातें हमने आज कॉन्सेप्चुअली डिस्कस की, इनको हैंडआउट से पढ़ेंगे एंड विल मूव फॉरवर्ड। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है आइजा 500, नाम है उसका, ऑडिट एविडेंस। लेट्स मूव फॉरवर्ड।